पीछे वालों को नमस्कार। बैठिए, बताइए कहाँ पहुँचे। ब्रेक के पहले तक कहाँ पहुँचे। एक बार रीकैप करें, ब्रेक के पहले हमने क्या चर्चा की और आपके हाथ में क्या आया। हाँ जी, चलिए। तो ब्रेक के पहले जहाँ तक मुझको याद है कि हम ये चर्चा कर रहे थे कि ये पूरा एग्जिस्टेंस किसी नियम से है। इसलिए मेरा नियम, जैन का नियम, बौद्ध का नियम, हिंदू का नियम, मुस्लिम का नियम, ये जो कुछ भी सब कुछ बना है एग्जिस्टेंस को समझने के प्रोसेस में ही। जैन, बौद्ध, तमाम जो कुछ भी हमारे सामने है। तो इससे ये समझ में आया, जो अभी एक भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी, पीछे शायद ब्लैक वाली शर्ट है ना, आपने एक अच्छी बात कही थी कि आप जो बात कह रहे हो वो एकदम लॉजिकल है। और चूंकि हमने जिस तरह की मॉडर्न एजुकेशन पाई है, उसका बहुत बड़ा एक पॉजिटिव बेनिफिट ये है कि हमारा थॉट प्रोसेस लॉजिकल हो जाता है। तो जिस तरह की अब हमारी थॉट प्रोसेस हो गई है, हाँ देखिए, जब हम बड़े लोगों के शिविर करते हैं, यहाँ भी कुछ लोग हैं बड़ी उम्र के, तो हम एक सवाल अक्सर पूछते हैं कि, हाँ जी, हम सभी सुनने की स्थिति में हैं। हम एक सवाल अक्सर पूछते हैं कि हम माँ बाप कितनी बार ये महसूस करते हैं कि हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं लेकिन हम अपने बच्चों तक कन्वे नहीं कर पा रहे। तो काफ़ी लोग हाथ उठाते हैं। दूसरी बात एक और पूछते हैं कि कितनी बार हमको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे जिस लॉजिक से बात कर रहे हैं, उनसे जब बात करते समय हमको अपना लॉजिक बहुत कमज़ोर दिखाई देता है और हम बहुत सम्मानजनक वापसी कर लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि इस डिस्कशन में आगे जाना अब ठीक नहीं है। हमारे बच्चों का लॉजिक हमसे स्ट्रांग दिखाई देता है, वो अपनी बात ज़्यादा अच्छे से प्रूव कर पाते हैं। तो इसमें भी माँ बाप सहमत होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप कल के माँ बाप हो या आप माँ बाप हो गए हो, इस दृष्टि से अब आस्था वाली बातें, हमारे धर्म में ऐसा लिखा है, हमारे, है ना, हमारी कम्युनिटी में ऐसा होता है, हमारी जाति में ऐसा चलता है, अब ये चीज़ें शायद नहीं चलेंगी। हो सकता है उनमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हों, लेकिन उन सारी अच्छाइयों को यदि हम लॉजिकली कह पाते हैं, ठीक से कह पाते हैं, तो बात आगे होगी। जैसे भाई ने कहा कि यदि मेरे को जिंदा रहने में सुख मिलता है तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है। तो ऐसा क्वेश्चन मेरा बेटा भी कर सकता है। संयोग से जब आप बहुत सारी अपनी कहानियां सुना रहे थे तो मुझको भी अपने बेटे की याद आ रही थी। तो मेरा बेटा अभी 28 साल का है। 6 महीने, 25 नवंबर को उसकी शादी हुई। पहले 5 क्या था, मई को होना था, तो लॉकडाउन हो गया, तो बीच में गैप आ गया। तो लॉकडाउन के दौरान उसने भी यूट्यूब से शिविर कर लिया। जब आप कहानी सुना रहे थे कि हाँ, हस्बैंड ने, हम हमारे आपस के बीच में बातचीत होना शुरू हो गई, तो हम भी आपस में क्या बातचीत करेंगे। यदि हमारे पास केवल जिंदा रहने का कंटेंट है तो ज़्यादा बातचीत करने की गुंजाइश नहीं है। थोड़े दिन बाद टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं। और यदि जीने की बात की क्वालिफिकेशन हमारे पास है तो हम लंबाइयों में बात कर सकते हैं, बहुत बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। तो क्या बात करने जा रहे हैं, बैठे बैठे। हाँ जी, तो हम बात करने जा रहे हैं कि अभी तक हमारे पास जैसे पिक्चर है ना, आधा हाफ पूरा हो गया। हमारी ज़िंदगी का एक हाफ है कि हमको जिंदा रहने की योग्यता आ गई है, जिंदा रहने पे हमारा अधिकार आ गया है, लेकिन आधी पिक्चर बची है। सारी बात जिंदा रहना किस बात के लिए था, हम साथ में जी सकें, इसके लिए जिंदा रहना था। यदि हमारे पास जीने का पर्पस नहीं है तो जिंदा रहना भी पर्पसहीन हो जाता है। कुछ दिन थोड़ा ठीक लगता है, कुछ दिन के बाद फीका हो जाता है। तो अभी हम ये चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जीना किसको बोल रहे हैं। तो जीने का मतलब है, जितना अभी तक कन्वे हुआ, कि भाव और विचार की स्टेबिलिटी आ जाए। भाव और विचार में किसी तरह की भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, या किसी तरह की असुरक्षा, किसी तरह का कन्फ्लिक्ट,
किसी तरह के कॉम्प्लेक्सेस से मेरा भाव और विचार मुक्त हो जाए, स्टेबल हो जाए, है ना, ऐसी बात कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कब होगा, जब मेरे पास प्रॉब्लम्स होंगी कि जब मेरे पास प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होंगे? कब होगा? जब सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन होने का मतलब है, तो क्या लगता है कि एक आदमी के जिंदगी में जितने प्रश्न हो सकते हैं, तो हमारी जिंदगी में कब हम स्टेबल होंगे? जब हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगी या हमारे पास आंसर्स होंगे? आंसर्स होंगे। इसका अर्थ ये है कि मेरे पास मेरी जिंदगी के सारे प्रश्नों के उत्तर होंगे कि मेरे पास केवल क्वेश्चंस होंगे? आंसर्स होंगे। तो एक आदमी की जिंदगी में कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता है? गई भैंस पानी में। कब निकलेगी? 3 दिन में तो नहीं निकलेगी, कम से कम 8 दिन में सींग दिखने लगते हैं कि निकल रही, आ रही। दोस्तों, ये एक नया प्रयोग था और मुझको खुशी है जिस तरह से, जिस भाव से हम सभी साथ मिलके चल पा रहे हैं, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी की जिंदगी में कितने क्वेश्चन हैं, इसको गिना नहीं जा सकता, और मेरी पत्नी अपने आप में क्वेश्चन है, ऐसा आप लोगों ने लिख के दिया था, ठीक? और पत्नी के लिए पति अपने आप में क्वेश्चन है, और सास बड़ा वाला क्वेश्चन है, और फिर वो एचओडी, अभी वो बहन आई थी, बोले मेरे एचओडी को क्या करूं, वो भी तंग करता है। तो इसका मतलब है कि इतने सारे क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चंस को हैंडल करने की मेरी कैपेसिटी हो जाए, तो मेरी क्वेश्चन अनलिमिटेड हैं, सबके क्वेश्चन मिला दिए तो भैंस परमानेंट पानी में। तो यहां से आगे आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। देखो, यदि हमको लगता है कि हमारे पास प्रश्न ही अनलिमिटेड हैं, अनकाउंटेबल हैं, तो क्या उनके कोई आंसर्स हो सकते हैं? तो उनके आंसर फिर हमको दिखने की उनकी संभावना हमको नहीं दिखती है। यहाँ से बात को शुरू करते हैं। हमने कहा कि जो भी कुछ हम कहेंगे आपके सामने प्रपोज करेंगे, प्रपोजल को रखेंगे। आप ना मानने के लिए, असहमत होने के लिए सारे प्रयास बनाए रखें। सच्चाई होगी तो स्वीकार होती ही है। 2+2 4 होगा, तो इसमें मैं भी क्या करूँगा, आप भी क्या करोगे। तो प्रपोजल ये है कि ह्यूमैनिटी एज ए होल, मानव जाति के मूल प्रश्न केवल 2 हैं। मूल प्रश्न केवल 2 हैं। तीसरा क्वेश्चन बना के देखें। आप अनकाउंटेबल बोल रहे थे, पूरा दम लगाइए और तीसरा क्वेश्चन बनाइए। जो खड़ा हो गया वो पहले बोले, कोई बात नहीं, आप बोलो। किसके लिए जीना है? किसके लिए जीना? ये देखो, कहाँ है मियाँ जी? ये देखो, मियाँ जी बाजू में है। किसके लिए जीना? शादी हो गई कि नहीं हुई? अभी हो गई, तभी ये हाल है। इस क्वेश्चन से आपका मीनिंग क्या है? आप क्या कहना चाहते हो? थोड़ा खोल के बताओ। बोलो 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 बोलो। बात करेंगे, क्या बात करने में क्या है? बोलिए बोलिए। हमें जीना है है, लेकिन कैसे, किसके लिए जीना है? हाँ, देखो, जब आप थोड़ा हम ज्यादा खींच के बोलते हो किसके लिए जीना है, तो इसका मतलब है कि फिर हम क्यों जीना है, पर्पस क्या है। या तो आप पर्पस पूछ रहे हो, या जिनके साथ जी रहे हो उनके साथ जीने में कोई मजा आ नहीं रहा है, तो कुछ और ढूंढ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आप तय कर रहे हैं। दोनों क्वेश्चन का मतलब है, यदि पहला क्वेश्चन है तो बोर्ड पे लिखा ही है क्यों जीना है, किसके लिए, मतलब क्या पाने के लिए जीना है। तो क्यों जीना है का मतलब है कि मैं जिंदगी में पाना क्या चाहता हूं, लक्ष्य क्या है। जो मैं पाना चाहता हूं, उसको पाने का तरीका क्या है।
हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन, दम लगाओ। अनकाउंटेबल बोल रहे थे आप लोग। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन सर ये आखिर तो लास्ट में तो ये वही आता है कि है। लास्ट में तो ये वही आता है कि एग्जिस्टेंस है जो वो पूरा एक दूसरे पे निर्भर है, पूरा एग्जिस्टेंस जो भी रूल है वो एक दूसरे पे निर्भर है। लेकिन एग्जिस्टेंस जो है वो हमसे एग्जैक्टली क्या करवाना चाहता है सर? हाँ, तो उसका यही तो मतलब होगा कि क्यों जीना है, जी। एग्जिस्टेंस। ठीक से बोलिए। हाँ सर, मतलब ये है कि क्यों जीना है, कैसे जीना है। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन अनुसंधान के हाँ रूप जी, में, सभी ध्यान से सुने, आपको आंसर देना है इनका। हाँ, मेरा एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो अनुसंधान के रूप में है, जो हमने अभी मतलब ब्रेक के पहले हमने जो सुना था। हमने लंच के पहले सर आपने ये बोला था कि मतलब कि जब हमारी इंद्रिय लेवल पे मतलब हम खुश नहीं रह सकते, या तो कोई भी चीज है जो एग्जिस्टेंस अभी नहीं है जिसका, या तो हमको पता नहीं है, वो हमको ढूंढना है, तो उसके लिए अनुसंधान करना पड़ता है सर। यदि वो प्लेनेट पे अवेलेबल नहीं जी है तो। जी सर, प्लेनेट पे अवेलेबल नहीं है, या तो किसी को पता नहीं है, मतलब कि ये है कि उस चीज के लिए किसी को पता नहीं है, वेदर इज इट एग्जिस्टिंग और नॉट, वो हमको नहीं पता है। लेकिन वो चीज मतलब कि हमारे दिखावे में नहीं है, हमने देखा नहीं है, सुना नहीं है, हमने कभी सोचा भी नहीं है, उसके लिए अनुसंधान करना पड़ता है सर। तो मेरा प्रश्न ये है कि सर जो पहला अनुसंधान करता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके जहन में वो विचार आता है, जैसे यही है हमारा अभी जो प्रश्न है वो है कि मतलब हम खुश नहीं है कोई, मतलब कि आज तक जब भी मतलब कि मैं जब तक यहाँ पे नहीं आया था मैं खुश नहीं था, मतलब मुझे डेफिनेशन नहीं पता थी, अभी भी खुश हूं वो मतलब नहीं है, लेकिन डेफिनेशन नहीं पता थी, अभी एटलीस्ट डेफिनेशन पता चल गई। तो जैसे हमने ग्रेविटी सुना नहीं था, कभी पता भी नहीं था, जिसने ढूंढ निकाला है उसने ग्रेविटी का बताया, हमने हमें मुझे मालूम पड़ा। लेकिन जो ग्रेविटी जिसने ढूंढा है उसके मगज में क्या चल रहा था कि उसने ग्रेविटी मतलब कि फाइंड किया। तो इसमें भी मैं यही पूछना चाहता हूँ सर कि ऐसा तो क्या जो जो भी अनुसंधान करता है, मतलब कि जो भी आउट ऑफ द वे सोचता है, उसके दिमाग में उसके जहन में एग्जैक्टली क्या चलता है कि वो सब कुछ छोड़ के, या तो जो उसको अभी एग्जिस्टिंग है उसमें उसको मजा नहीं आ रहा है और वो दूसरा ढूंढने निकलता है सर। सूत्र लिखो। सूत्र, सूत्र मतलब नियम, लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस। जो जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है। जो जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है। पहुंच गया? इसका मतलब है कि बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट, हर मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे ज्यादा की तलाश में रहता ही है। ज्यादा मतलब कब तक ज्यादा रहेगा? जब तक वो कंटिन्यूअस नहीं हो जाए, जब तक वो हर पल हर क्षण नहीं हो जाए। हर पल हर क्षण में यदि गैप बना रहेगा उसकी तलाश आदमी को बनी रहेगी, है ना? जैसे मैं मेरी एक स्थिति बताता हूँ। मैं 21, लगभग 21.5 साल में जॉब में चला गया, 3 साल जॉब कर लिया। जब तक जॉब नहीं किए थे तब तक ये पता नहीं था कि जॉब क्या होती है। जॉब करके समझ में आया यार 2 वक्त की रोटी का मामला ही है। और नया नया सीखते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, कुछ दिन बाद वो भी वैसे ही है। तो यहाँ से शुरू हुआ कि जब तक जॉब नहीं मिली थी तब तक जॉब सुख था। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक लगता था कि शादी होके भी कुछ अच्छा हो जाएगा। शादी हो गई, पता चला ये भी कोई खास बात नहीं है। तो जैसे ही आदमी ये फील करता है कि ये भी हो गया, व्हाट नेक्स्ट? तो आदमी के भीतर एक दूसरा सूत्र है, बहुत बढ़िया। एक दूसरा सूत्र है, मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। मानव समीक्षा का मतलब है कंक्लूड करना, कोई चीज को कंक्लूड करना। मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है
क्या कंक्लूड करना? अधूरेपन को पहचान लेना। ये इनकम्प्लीट है, ये पहचान लेना। इनकम्प्लीटनेस को पहचान लेने का नाम समीक्षा करना है। तो मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। जब भी एक मानव ये पहचान लेता है कि ये चीज मेरे लिए इनकम्प्लीट है, वहां से आगे बढ़ जाता है, तुरंत एक पैर उठा के आगे की तरफ रख देता है। तो जब भी हमने ये पहचाना है ना, तो जब तक एक आदमी को लगता है यार पैसा ही सब कुछ है, वो पैसे के लिए दौड़ते रहता है। कोई पॉइंट पे वो पहचान लेता है कि ये इसकी सीमा इतनी है, वहां से वो अगली चीज की तलाश में शुरू हो जाता है। तो जितने भी लोग, चाहे मटेरियल वर्ल्ड में जिन लोगों ने भी साइंटिफिक इनोवेशन किया, या आदमी और पूरी कायनात को समझने के लिए भी जिन लोगों ने अपने आप को इन्वेस्ट किया, ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने इस संसार को खा पी के पचा दिया, बोले देख लिया ये व्हाट नेक्स्ट, है ना। तो लगभग ऐसा हम बहुत सारे लोगों में, इसमें अभी पूछूंगा तो आप में से बहुत सारे लोग इसको बोल दोगे। जैसे यहाँ बैठे लोगों में से कितने लोगों के मन में ये ख्याल पहले भी आया है कि मेरे जीने का पर्पस क्या है? ये देखो इतने सारे लोग हैं। इसका मतलब है कि यदि आपके मन में ये ख्याल आता है कि मेरे जीने का पर्पस क्या है, इसका मतलब है कि जो आपके पास है वो पर्पस नहीं है, ये आपको पता है। भाई अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना खा लेना पर्पस नहीं है, ये आपको पता है, क्योंकि अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा आपके पास है ना। अच्छी गाड़ी और अच्छे मकान पर्पस नहीं है, ये मेरी जिंदगी की जरूरत है, पर्पस कुछ और है। जरूरत और पर्पस को डिफरेंशिएट कर पाना, तो कोई ना कोई ग्लिम्स हमको जिंदगी का मिलता रहता है कि ये जरूरत है, पर्पस कुछ और है। इसका मतलब है कि सबकॉन्शियसली अपने भीतर में कोई प्रक्रिया हमारी चलती रहती है, हर चीज को हम इवैल्यूएट करते ही रहते हैं, और इवैल्यूएट करके मेरी जिंदगी में उसकी क्या जगह है उसको मैं एसेस करते रहता हूं। तो जब भी आदमी उस असेसमेंट में पाता है कि ये हो गया, इसकी सीमा, जैसे ही किसी चीज की सीमा को पहचान लेता है, तुरंत आगे की तरफ चल देता है। यदि किसी को लगता है यार खाना पीना ही सब कुछ है, इसके अलावा कोई जिंदगी नहीं है, तो उसको भी आगे सोचने की जरूरत नहीं है। आज नहीं सोचेगा कल सोचेगा, ऐसा है बात। इनका क्वेश्चन, जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो मेरे से पूछता है कि पूरी सभा से पूछता है? ऐसा तो नहीं लगता कि सोम भाई से ही पूछता है? तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हम सभी ध्यान से सुने, मेरे भीतर उसके लिए क्या आंसर आता है, अपना आंसर मैं सोच के रखूं। जब फाइनल आंसर आता है तो मैं कितना सोच पाया। देखो पशु और आदमी में इतना ही फर्क है कि आदमी में सोचने की मशीन है, आदमी में सोचने की मशीन है। आहार, निद्रा, भय और प्रजनन पशु भी करता है, पांचों इंद्रियां पशु के पास भी है, हमारे पास भी है। लेकिन एक डिफरेंस केवल हमारे पास ये है कि मानव के पास पावर ऑफ इमेजिनेशन है, फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन है, एंड फ्रीडम ऑफ वर्क है। फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन का मतलब ही है कि मैं सोच सकता हूं, मैं समझ सकता हूं, मैं उसको जिंदगी में ट्रांसलेट कर सकता हूं। इससे कम में हमको अपने मानव होने पे भरोसा नहीं होता है। हाँ जी, बढ़िया, माइक। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन अभी अभी के लिए आउट ऑफ द बॉक्स है सर। है अभी के लिए आउट ऑफ द बॉक्स है जो क्वेश्चन अभी मैं पूछने जा रहा हूँ। कोई बात। इन फ्यूचर मे बी इट विल बी रिलेटेड। हाँ। तो क्वेश्चन ये है सर कि जितने भी अनुसंधान हुए हैं अभी तक के, तो वो जो मटेरियल वर्ल्ड में अच्छे से अच्छे जो भी मतलब अनुसंधान हुए हैं, वो इंडिया में मतलब या कि इस तरफ में बहुत कम हुए हैं, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज्यादा हुए हैं सर। और जो भी आध्यात्मिक रिलेटेड जो भी अनुसंधान हुए हैं, मतलब कि जिसको हम बोल सकते हैं कि मन का मतलब अभी जो मटेरियल वर्ल्ड है वेस्टर्न कंट्रीज के, जो हम मतलब कि न्यू जनरेशन फॉलो करती है, जो क्लस्टर फैमिलीज है, जो इंडिविजुअलिटी है, जो फ्रीडम ऑफ थॉट्स है इंडिविजुअल के लिए, वो पूरा वेस्टर्न कंट्रीज का फॉलो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो जो हम जिसको फॉलो कर रहे हैं सर, उसके पास तो अभी मन जैसा कुछ है नहीं, जो मैंने अभी तक पढ़ा है सर। मतलब कि ठीक है, ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जब तक पढ़ा है तो यही पढ़ा है कि उन लोगों के पास दिमाग है, मतलब कि दिमाग के लिए सब कुछ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लेकिन उसके पास मन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। मन का वो मतलब एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसके लिए। तो सर
उन्होंने जितने भी आविष्कार किए, जो भी अनुसंधान किया है, वो फिजिकल वर्ल्ड में किया है, सबसे वहीं पे हुआ। लेकिन जो भी हमारे यहाँ पे भी जो भी अनुसंधान हुआ फिजिकल वर्ल्ड में, मुझे नहीं लग रहा कि आर्यभट्ट के बाद इतना कोई ह्यूमैनिटी के लिए कोई बड़ा हुआ होगा। और जो भी हुआ है वो मन के लिए हुआ है, आध्यात्मिक के लिए हुआ है। तो इज देयर एनी रिलेशन विद दिस? हाँ जी, इतने इनका क्वेश्चन कितने लोगों तक पहुंचा? कितने लोगों तक नहीं पहुंचा? हाथ खड़ा करें। काफी लोगों तक नहीं पहुंचा। मैं रिपीट करता हूं, मैं ठीक समझ पाया आप बता देना। देखिए, ये ऐसा बोल रहे हैं कि क्लियरली कि यदि ईस्ट में देखें तो हमने कहीं ना कहीं आदमी पे ज़्यादा काम किया। आत्मा, परमात्मा, आदमी, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, ऐसा सब काम ज़्यादा किया। वेस्ट की तरफ देखते हैं तो उन्होंने मटेरियल वर्ल्ड पे ज़्यादा इन्वेंशन किया, ज़्यादा सोचा। ऐसा क्यों है? इतनी बात कह रहे हो, ये ठीक है? इसमें नेचर का क्या रोल हो सकता है? चलो, मैं कह रहा हूं कि चलो ठीक है, आप जो कह रहे हो उसमें कितने लोगों की सहमति है कि हाँ ये बात ठीक लग रही है ना? अधिकांश लोग ठीक है। पर अभी इस क्वेश्चन पे चर्चा करने जाएंगे तो हम थोड़ा डेविएट होंगे, तो इसको बाद के लिए उठा के रख लें। बात ठीक है, समझने लायक है और इस पर बात करने लायक है, लेकिन अभी अपने फ्लो में चलते हैं ताकि हम, क्योंकि हमारे पास आज का दिन है और केवल कल का दिन। अच्छी बात यह है कि देखो, जिस मंच पे बैठ के हम इस प्लेटफॉर्म पे हम दुनिया जहान की सारी चीज़ों पे बात कर सकते हैं और एक बिना किसी को छोटा कहे, बिना किसी को बड़ा कहे, हर चीज़ को इवेल्युएट, प्रॉपरली इवेल्युएट करते हुए उसके साथ चल सकते हैं। उसकी भी एक खूबसूरती है, इसकी भी एक खूबसूरती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो हम चर्चा ही कर रहे थे क्यों जीना है, कैसे जीना है। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा कि आपके मानव के पास कितने प्रश्न हो सकते हैं, तो आपने कहा कि अनंत प्रश्न हो सकते हैं एक आदमी के पास, और पति का, सास का और सबका मिला देंगे तो कितनी बार अनंत लिखना पड़ेगा। मैंने आपको प्रपोज किया है कि मानव के पास केवल 2 ही प्रश्न है। तीसरा प्रश्न मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूं, बोलो। सर, ये 2 क्वेश्चन हो गए कि क्यों जीना है और कैसे जीना है। तो थर्ड क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि किस में जीना है, किस में जीना है। साइकोलॉजिकल में, जैसे हमने बोला कि हमने कल डिस्कस किया था कि स्वयं यानी विचार और भाव। सो ये हमारी एक पहचान हो चुकी है कि हम हैं ये थॉट और इमोशन। तो किस में जीना है, लाइक एक ह्यूमन है तो वो कोई काम कर रहा है तो वो थॉट के लेवल पे पहले कुछ सोचता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ कर रहा है, मतलब कुछ जी रहा है, कुछ भी काम कर रहा है वो जी रहा है। तो इसमें बेस ये आ चुका है कि थॉट और इमोशन इन्वॉल्व है। तो इससे ये क्वेश्चन आया कि हु एम आई देन। बहुत बढ़िया, शानदार। ये एकमात्र क्वेश्चन है जो सुनने से ऐसा लगता है कि कुछ अलग है। ठीक हो गया? अच्छा क्वेश्चन है। देखो, क्यों जीना है और मैं कौन हूं, ये एक ही क्वेश्चन है। कैसे? जैसे ही ये पूछेंगे कि क्यों जीना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जीने वाला कौन है। तो क्यों जीना है व्यवहारिक धरातल से पूछा गया प्रश्न है। मैं कौन हूं तात्विक धरातल से, आध्यात्मिक धरातल से पूछा गया प्रश्न है। बात एक ही है। तीसरा क्वेश्चन, वो जो आप बोल रहे हो उसके लिए किसे जीना है किसे जीना है? किसे जीना है? वो जो मैं है उसे जीना है। मैं कौन हूं? तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, दम लगाओ प्यारे। आप लोग तो अनंत बोल रहे थे। कितना मजा है ना। मैं भी यही धंधा 20 साल से कर रहा हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जज आके बैठे, कि आईएएस आके बैठे, कि मिनिस्टर आके बैठे, कि आदिवासी आके बैठे, सबका आंसर सेम ही रहता है, अनंत प्रश्न है। इस मामले में सब एक जैसे हैं, ज्यादा फर्क नहीं है।
फिर 2 क्वेश्चन लिखने के बाद पूरी सभा स्तब्ध हो जाती है, तीसरा क्वेश्चन मिलता नहीं। हाँ जी, और देख लो कुछ गुंजाइश हो तो। तीसरा क्वेश्चन। भैया मतलब आउट ऑफ बॉक्स है। हाँ हाँ, आपके कितने बेटे हैं? इसका मुझे क्यों जीना कैसे जीना से क्या लेने देना, क्वेश्चन तो है ही वो। नहीं है तो क्यों पूछ रहे हो? पर क्वेश्चन तो है ही, आपने बोला कोई क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं बन। है। देखो ये फर्क है जिज्ञासा और कौतूहल में। क्या फर्क है? जिज्ञासा और कौतूहल, कौतूहल शब्द गुजराती में चलता है, चलता है ना? तो जिज्ञासा और कौतूहल में क्या फर्क है? जिज्ञासा का मतलब है जीने के अर्थ में आशा। जब मैं जीने से जोड़ के कुछ पूछता हूं, जीने से मतलब है कि जब, अच्छा देखो, जब जिंदा रहने की बात करते हैं तो जीना उसमें शामिल है, जब जीने की बात करते हैं तो जिंदा उसमें शामिल है कि नहीं है? जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल है कि नहीं है? और जब जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो क्या जीना उसमें शामिल है? नहीं शामिल है। ये क्लैरिटी है? तो जब जीने की बात कर रहे हैं तो मेरी जिंदा रहना भी मेरे जीने का पार्ट ही है। तो जिस तरह से मेरे को खाना खाने नहीं मिलेगा तो मेरे एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, वो मेरी ज़रूरत है, उसी तरह से मेरा सम्मान, मेरी पहचान, है ना, मेरी ज़रूरत है। तो मेरे एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ सवाल, मेरे जीने से जुड़ा हुआ सवाल, मेरे संबंध से जुड़ा हुआ सवाल, इसका नाम जिज्ञासा है। जिसके बिना, जिस आंसर के बिना मेरा काम ना चले, उसका नाम जिज्ञासा है। और जो टाइम पास के लिए कुछ किया जाए, गर्म हवा पास करते हैं ना, कभी ऊपर से कभी नीचे से, उसका नाम कौतूहल है। नहीं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, अकबर के कितने बेटे थे, ताजमहल कहाँ है, बर्नौली की थ्योरम क्या इसलिए, थी, अरे उसलिए तो सारी हायर एजुकेशन खाली है। सारा स्कूल, ही। किस किस को इंटरेस्ट है स्कूल एजुकेशन में? किसी भी क्लास में मन से पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? थोड़ा बाहर घुमा के ले आओ, थोड़ा बाहर घुमा के ले आओ। किसी भी है जो कह रहा है मेरे आने के पहले समझदार क्यों नहीं हुए थे, रो रो के कह रहा है। वो देखो वो भी रो रहा है। हाँ, क्या बात हो रही थी? हायर एजुकेशन। किसी भी क्लास में, स्कूल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, किसी भी क्लास में स्वेच्छा से, अपने मन से, बिना फर्स्ट आने की इच्छा से, केवल पढ़ने में मजा आता है, मैं इसलिए पढ़ता हूं, ऐसे बच्चे कितने हैं? 2-4 बच्चे मिल सकते हैं किसी भी क्लास में, 1 2 3 4 बच्चे ऐसे हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ये कंटेंट को डिलीवर करने का तरीका ऐसा है कि जो मात्र 5% लोगों को, 2-4% लोगों को सूट करता है। इसका मतलब, इसलिए तो बार बार बात हो रही है कि एजुकेशन को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, इसलिए वो प्रॉब्लम आता है। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन हो गया? हाथ खड़े, हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो 2 ही क्वेश्चन है, कितने आराम का काम है। देखो, मुझको ये लगता है कि फिजिकल वर्ल्ड को देखें तो क्या सारे स्किल हर आदमी सीख सकता है? एक आदमी इंजीनियर भी हो जाए, डॉक्टर भी हो जाए, एग्रीकल्चरिस्ट भी हो जाए, वेटनरियन भी हो जाए, आदमी कोई एक स्किल सीखता है। यदि सही अर्थों में देखें तो जिंदगी जीने का काम ज्यादा आसान है, सरल है, इंटरेस्टिंग है। जितनी मेहनत हम अभी कर रहे हैं और जितना परेशान होके कर रहे हैं, शायद उसके हाफ में, 1/5 में हम जिंदगी आराम से जी सकते हैं। क्योंकि 2 क्वेश्चन और 80 साल, इतना ही सिलेबस है। धरती की सारी यूनिवर्सिटी, धरती का सारा स्कूल सिस्टम, सारा धर्म, सारा अध्यात्म, कुल मिला के इन 2 क्वेश्चंस का आंसर दे दे तो जिंदगी सफल। रोजमर्रा को देखें तो हमारा ज्यादा ध्यान क्यों जीना पे है कि कैसे जीना पे है? कैसे जीना है। गाड़ी कैसी होगी? 4 छल्ले वाली।
वो मैंने गुजरात में आके सुना। 4 चूड़ी वाली है, बकड़ी, बंगड़ी, चूड़ी को बंगड़ी बोलते हैं, बैंगल क्या बोलते हैं, बंगड़ी। बंगड़ी भैया गहना है महिलाओं का जो चूड़ी के साइज का होता है। अच्छा, जैसे 4 बंगड़ी वाली ऑडी को उसने नाम दिया, 4 बंगड़ी। 4 बंगड़ी वाला। तो सवाल इस बात का ही है कि बेसिकली मेरी गाड़ी कैसी होगी, मेरा जॉब कैसा होगा, मेरा घर कैसा होगा, है ना। तो हमारी जिंदगी का सारा फोकस किस बात पे है, कैसे जीना है, जबकि ये तय ही नहीं हुआ कि जाना कहाँ है। देखो क्या मजाक है जिंदगी का। आप किसी दोस्त से 1 घंटे के लिए मिलने जाते हो, आप किसी भी व्यक्ति से 1 घंटे के लिए मिलने जाते हो, तो आप क्या क्या करते हो, क्या क्या सुनिश्चित करते हो घर से निकलने के पहले, क्या सुनिश्चित करते हो, सामने वाला घर पे है कि नहीं, वो मुझसे मिलना भी चाहता है कि नहीं, वो मेरे काम का भी है कि नहीं, ठीक, और मेरा काम होगा कि नहीं, और मुझसे नहीं होगा तो किसी और से फ़ोन करवाऊँ, ठीक, फिर एड्रेस है कि नहीं, गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं, ये सब चेक करता हूँ कि नहीं करता हूँ। किसी से 1 घंटे के लिए मिलने जाना है और फिर उस पर वो लगा देता हूँ गूगल पे, और कुछ भी सोचते रहता हूँ, गूगल देखते रहता हूँ, और उसके हिसाब से गाड़ी मुड़ती रहती है और एक जगह में गूगल बता देता है अभी पहुँच गए। 1 घंटे के लिए निकला हूँ तो कितनी तैयारी, 80 साल के लिए निकला हूँ तो क्या तैयारी। ताली बजा लो, अपनी बेरुखी पे ताली बजा लो। क्योंकि हमारे माँ बाप को भी नहीं पता था, वो भी ऐसे ही चल रहे। तो यहां ना हमारे माँ बाप को पता है कि क्यों जीना है, इसलिए उनकी भी क्या गलती है। जो उनके पास था वो उन्होंने हमको दिया है। क्या दिया है, जिंदा रहने का सामान दिया है। दिल्ली में आदमी से पूछो कि तुम्हारी जिंदगी भर की उपलब्धि क्या है, तो 99% आदमी ये बताएगा 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, तीसरे फ्लैट में वो फ्लैट। अभी मैं जब बड़े लोगों के शिविर हम कर रहे हैं, सामाजिक शिविर कर रहे हैं, तो एक नई प्रॉब्लम देख रहा हूं कि 50-60 की एज में माँ बाप बहुत मायूस होकर इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, हमने सारी जिंदगी उल्टा सीधा करके बहुत पैसा कमाया ताकि जो प्रॉब्लम हमने फेस की पैसे को लेके वो हमारे बच्चे फेस ना करें। और बच्चा कहता है कि मेरे को तुम्हारे पैसे की जरूरत ही नहीं है। तो बोले फिर मैं क्या किया, वो बेंगलोर चला गया, वो आईटी में जॉब कर रहा है, उसको आपके पैसे की जरूरत ही नहीं है। अब बाप बोलता है यार फिर मैं क्या किया सारी जिंदगी। वो कोई सीए है, उसने सारी जिंदगी अपना बिजनेस बढ़ाया, कल को मेरा बेटा आके बिजनेस में बैठेगा, वो कहता है मेरे को तुम्हारे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्यों बढ़ाया इतना। तो इसका मतलब है कि जब हमको जिंदगी का पर्पस पता नहीं है तो किसी के लिए प्लॉट बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओ, पद बढ़ाओ, है ना, कुछ और बढ़ाओ। जब जिंदगी का पर्पस पता नहीं है तो हम इतना ही किए कि खाने पीने का सामान इकट्ठा किए हैं, खाने पीने का सामान अपने बच्चों को दिए हैं, है ना। मैं फिर से कहना चाह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा हूं कि मकान कोई खराब चीज है, गाड़ी कोई खराब चीज है, पैसा कमाना कोई खराब चीज है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारे कपड़े भी अच्छे हों, मकान भी अच्छे हों, गाड़ी भी अच्छी हो, हमारे मन भी अच्छे हों, हमको पता हो जिंदगी में जाना कहाँ है। और हमने कितने लोगों को घायल किया है। जिस तरीके से हम पैसा कमाना चाहते हैं, जिस तरीके से हम दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हैं, हमने जिंदगी भर अपनों को, उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनों का अपनापन और अपनों की संख्या घटती हुई दिखाई देती है कि बढ़ती हुई दिखाई देती है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। गई भैंस पानी में। हमने मेहनत करके दुख पाया है भाई। जो बाई बर्थ हमको मिले थे वो भी खो दिए। कोई समय पे भाई से बंटवारा हो गया, कोई समय पे दोस्त से बंटवारा हो गया, कोई समय पे ये छूटा, कोई समय पे वो छूटा। बीवी तो पहले से ही छूटी रहती है। हाँ,
कुछ नहीं, आप एकदम अकेले हो। हम एक योजनाबद्ध तरीके से बहुत मेहनत करते हुए दुखद बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन नहीं मालूम है, क्यों जीना है नहीं मालूम है। तो क्यों जीना है का पता नहीं है और कैसे जीना है पे पूरी ताकत लगा रखी है। तो हम खुद भी भ्रमित हुए, हमारे बच्चों को भी हमने भ्रमित किया, और आप भी। हमको तो क्या लगता है, अब अधिकांश माँ बाप जिंदा रहने के धरातल पर हैं कि जीने के धरातल पर हैं? अब तो खुल के बोलो। और आपके बच्चे आपकी माने तो वो क्या हो जाएंगे? जिंदा रहेंगे। अब आप क्या चाहते हो, आपके बच्चे जिंदा रहें कि जिए? तो आपकी माने कि नहीं माने? नहीं माने। आपको शुभकामनाएं। आपके बच्चे आपकी नहीं सुने, यही सही है। सुनेगा तो आपके जैसा होगा। इसलिए आप तो नहीं पहचान पाए, पर बच्चों ने पहचान लिया, इनकी नहीं सुनना है, क्योंकि तुम्हारा सॉफ्टवेयर गड़बड़ है ना। विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो ये नहीं कह रहा है कि तुमने मेरे को जिंदा रहने में सहयोग नहीं दिया है, वो ऐसा नहीं कह रहा है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो अपने माँ बाप को दुखी करके सुखी होता हो, लेकिन उसकी जिंदगी में जो घबराहट है, उसकी जिंदगी में जो बेचैनी है, उसकी जिंदगी में जो दिशाहीनता है ना, उसके ऊपर जो प्रेशर है, जो पीयर प्रेशर है कि लोग मेरे को देख रहे हैं, किसी का पैकेज मेरे से ज्यादा है, किसी की गाड़ी मेरे से बड़ी है ना। ये दौड़ किसने शुरू कराई? अब क्लास 6 का बच्चा है, कहता होटल में बर्थडे मनाऊंगा, 50,000 रुपए दे दो। मेरा एडमिशन 12th के बाद में बिट्स पिलानी में हुआ। मेरे फादर को लगा कि पता नहीं कहीं एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तो उसके पहले उन्होंने एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा दिया। तो वहाँ 16,000 रुपये जमा किए। 89 की बात है, 84 की बात है, 85 की बात है। जब हम घर लौट के आए तो तब तक पता चला तो बिट्स पिलाने का एडमिशन कार्ड आ गया। तो वहाँ 4,000 रुपये और डिपॉजिट करना था। तो मैं ये कहने की हिम्मत अपने माँ बाप से नहीं कर पाया कि तुम 16 वहां जमा करके आ गए, उस 16 को भूल जाओ, 4 यहाँ जमा करवा दो। और उन्होंने जहां एडमिशन कराया, मैंने वहां से इंजीनियरिंग कर लिया। तो हमको अपनी जरूरत के लिए, जिंदगी की वो जरूरत जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, उसके लिए भी माँ बाप से पैसा मांगने में शर्म आती थी, संकोच होता था। अभी का बच्चा माँ बाप से पैसा कैसे मांगता है? अभी का बच्चा माँ बाप से पैसा कैसे मांगता है? जैसे उधारी छोड़ के गया हो। और ये सुनने में ज्यादा देर नहीं है कि जरूरतें पूरी नहीं कर सकते थे तो क्यों पैदा किया था। और माँ बाप को भी सुन के ठीक ही लगता है, यार गलती हो गई है। भाई आप कार ले आए, पेट्रोल डालने का पैसा नहीं है, क्या मतलब है? ये जिम्मेदारी से बच्चे पैदा नहीं किए हैं, ऐसा वो आपको डांट सकता है। और आपकी तो खैर नहीं है, हमारी तो फिर भी जिंदगी निकल गई है ना, आपकी तो खैर नहीं है। तो अभी के सारे बच्चों का अवतार माँ बाप का उद्धार करने के लिए होगा। तो समझ लो, आपके पास ऑप्शन नहीं है। यदि जीने की क्लैरिटी आपकी नहीं है तो अपने में मार खाओगे, संबंध में मार खाओगे, ऑफिस में मार खाओगे, और एक नितांत धीरे धीरे हम इतने अकेले हैं कि हम बिल्कुल अकेले हैं। भाई समाज में डिप्रेशन के केसेस और ये कोरोना के दौरान ये फैमिली वायलेंस, डिवोर्स रेट अभी कोरोना के दौरान बढ़ा है, क्योंकि कम से कम दूर रहते थे, अब एकदम आमने सामने ही है 24 घंटे है ना। जानी दुश्मन, जो जानी दोस्त हो सकते हैं वो, तो हमारी क्लैरिटी नहीं है तो आर पार होगा। अच्छा भी हुआ है, जहां लोगों को फैमिली में टाइम देने का स्पेस नहीं था, वहां टाइम देने से अच्छा भी हुआ है। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनती है। जिंदगी में 2 ही प्रश्न हैं। सारी यूनिवर्सिटी, अभी देश भर की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये रेगुलर कोर्स का हिस्सा है। AICT जो इंजीनियरिंग की और फार्मेसी और मैनेजमेंट की एपेक्स बॉडी है, उसमें ये ह्यूमन वैल्यूज़ के नाम से कोर्स चलता है। लेकिन टीचर्स में कोई दम नहीं है, इसलिए कोई अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं।
मैं AICT का नेशनल बोर्ड का मेंबर हूँ, कभी नहीं जाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास जाना मतलब टाइम खराब करना है। क्योंकि सरकारी सिस्टम ऐसा हो गया है, कैसे उसको डिसमेंटल कर दिया जाए, उसका कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। धीरे से आएगा, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कई गुजरात स्कूल एजुकेशन, गुजरात नहीं, महाराष्ट्र स्कूल एजुकेशन, छत्तीसगढ़ स्कूल एजुकेशन, दिल्ली स्कूल एजुकेशन, कम से कम 3 स्टेट्स में हमने बड़े स्तर पे प्रयोग किए। पहला महाराष्ट्र था, इन दोनों स्टेट से हमको सीख मिली, दिल्ली में एक अच्छा अवसर मिला, और दिल्ली में सरकारी स्कूल का रिजल्ट गवर्नमेंट स्कूल से, सरकारी स्कूल का रिजल्ट पब्लिक और प्राइवेट स्कूल से 9% लगातार ऊपर है ना। आज लोग प्राइवेट और पब्लिक स्कूल को छोड़ के सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। यदि एक परिवार के रूप में देखें तो एजुकेशन और हेल्थ हमारी ज़रूरत है। एक परिवार के रूप में देखें तो एजुकेशन और हेल्थ हमारी ज़रूरत है। तो किसी भी सरकार के लिए, किसी भी देश के लिए, उसके आने वाले बच्चों की ज़िंदगी को किसी ऊंचाइयों तक पहुंचा दें, ये हमारा फर्स्ट प्राइम मोटिव हो। और वो प्राइम मोटिव तब संभल है जब एजुकेशन से हमको वो क्लैरिटी मिली हो कि हाँ, इम्पॉर्टेंट क्या है। क्योंकि सारे, चाहे कोई मिनिस्टर बना, चाहे कोई नेता बना, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट बना, ये किसी स्कूल से ही पढ़ के गए हैं ना। यदि इनको क्लैरिटी नहीं है, अब क्या फ़र्क पड़ता है कि आप IAS हो गए, कि आप मंत्री हो गए, कि आप सेक्रेटरी हो गए। आपको जिंदा रहने से ज़्यादा कोई समझ नहीं है, इसलिए आपके पास कोई विज़न नहीं है। आपके पास कोई विज़न नहीं है, इसलिए हज़ारों करोड़ रुपया ऐसे ही फालतू चला जाता है। फिर किसी का HOD उसको तंग करेगा, तो किसी का हस्बैंड उसको तंग करेगा, तो किसी का मंत्री उसको तंग करेगा, आपस में एक दूसरे को तंग करने में लगे। तो क्या समझ में आया? तो क्या समझ में आया? क्यों जीना है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे जीना है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्यों जीना है, क्यों जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों जीना ही इम्पोर्टेंट है। बढ़िया, गुड। तो देखो अब कितना आसान है। जिनके पास अब चीज़ें डिफाइन होती हैं, है ना। अब चीज़ें डिफाइन होती हैं। कैसे डिफाइन होती हैं? जैसे आपने SOP की बात की थी ना, किसी ने, कहाँ गया वो बंदा? हाँ, वो था। वो जो SOP की बात की थी कि मटेरियल वर्ल्ड के साथ में हम बहुत इजीली काम कर लेते हैं, हमको एक कॉन्फिडेंस रहता है, आदमी बदल जाएगा तो भी सिस्टम काम करता रहेगा। क्योंकि एक SOP सभी लोग परिचित हैं। SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर, ठीक है। तो आदमी के साथ ऐसा कोई स्टैंडर्ड, मैं सोच के जाता हूं कुछ और, उधर कुछ और हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यदि आदमी के साथ भी कोई SOP होना है, तो हमको ये क्लैरिटी होना पड़ेगा कि क्यों जीना है, कैसे जीना है का आंसर की क्लैरिटी। तो जिनके पास, अभी तो ये क्वेश्चन की क्लैरिटी भी हमारे पास नहीं, अभी तो हमारी जिंदगी के क्वेश्चन भी हमारे पास नहीं है। क्योंकि जब हम छोटे थे, हमारे भीतर वो क्वेश्चन थे, हर चीज के बारे हम कुछ पूछते थे, लेकिन माँ बाप ने क्या बोला, जो एग्जाम में आता है वही पूछो, बाकी सब फालतू बात। फिर बड़े हो गए तो क्या बोले जिससे पैसा आता है वही पूछो, बाकी सब फालतू बात। हमारी फैमिलीज में जिंदगी को दफन कर दिया गया, क्योंकि हमारी फैमिलीज ने यही माना कि जिंदा रहना ही जीना है। जिंदा रहना ही जीना है तो एजुकेशन मतलब पैसा। यदि पढ़ के जॉब नहीं लगती है तो एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है, और एजुकेशन से और कुछ अभी होता नहीं है। तो एजुकेशन भी रिडिफाइन होगी। इन दो क्वेश्चंस का आंसर दे दे, इसका नाम एजुकेशन, नहीं तो एजुकेशन नहीं है। अभी दिल्ली में हमने एक नई शुरुआत की है, इंटरनेशनल हैप्पीनेस सेल। इंटरनेशनल हैप्पीनेस सेल का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड के सारे स्कूल सिस्टम के साथ हम बात करने की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कि हम उनको एक प्रपोजल देंगे, जिंदगी को क्लासरूम में लाया जा सकता है, ये रिजल्ट आ रहे हैं, आप भी अपने यहाँ ला सकते हो। कैसा रहेगा? क्योंकि अपने यहाँ तो पुरानी आदत है ना, जब तक योगा हो के नहीं आता है तो हमको स्वीकार कहाँ होता है। इसी के लिए कर रहे हैं, और कोई खास बात नहीं। अपने देश में लोगों को कोई बात सुनाने के लिए पहले अमेरिका को सुनाना पड़ता है, तो 10 और डेवलप्ड कंट्री उसको फॉलो करने लगते हैं, तो अब हमको लगता है कि हाँ, अब कुछ अच्छी बात हो रही।
हम उस काम को कर रहे थे तो कोई बात नहीं थी, वो मिलेनिया क्या थी, मिलेनिया ट्रंप आ गई तो वो फिर वो देश भर में हल्ला हो गया कि हाँ ये कोई अच्छा काम हो रहा है। हम तो अपने अच्छे काम को भी अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं जब तक अमेरिका अप्रिशिएट नहीं करे। हम इतने अकल से पैदल लोग हैं। तो भैया दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो जाए बुद्धिज्म की तरह, बुद्ध भारत में पैदा हुआ और सारा जापान चाइना थाईलैंड लेके चले अरे गए। कहीं भी जाए ये रहेगा तो इसी प्लेनेट पे। कुल मिला के जिस एजुकेशन को आज हम पढ़ रहे हैं वो पूरा वेस्ट से इंपोर्टेड ही है। तो अच्छाई को अप्रिशिएट किया जाए कहीं भी हो। हम अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं, हमको कहीं से टेक्नोलॉजी मिलेगी, हम टेक्नोलॉजी ले लेंगे। और किसी को हम ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान दे देंगे, क्या दिक्कत है। हमने इधर मेहनत किया, उसने उधर मेहनत किया, दोनों एक्सचेंज कर लेंगे। और दोनों में कोई कमी है उसको दूर कर लेंगे। इस धरती पे तब तक आप लोगों को अक्ल नहीं आएगी, तब तक दूसरा प्लेनेट नहीं मिलेगा। जब दूसरा प्लेनेट मिलेगा तो हम वहां जाके अपना एड्रेस क्या बताएंगे। अभी अमेरिका जाने से अपना एड्रेस क्या बताते हैं, हम इंडिया से आए हैं। और इंडिया में रहते हैं तो क्या बताते हैं, मैं गुजरात से आया हूं, मैं उड़ीसा से आया हूं। कब मैं कहूंगा कि मैं इस अर्थ प्लेनेट से आया हूं। तो जब तक दूसरा प्लेनेट नहीं मिलेगा तब तक हम ये भाषा बोल ही नहीं पाएंगे कि ये प्लेनेट मेरा है। तो प्लेनेट एज ए होल के ढंग से जब तक नहीं सोचेंगे तब तक हम ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो अपनी चेतना का इतना विस्तार किया जाए कि मैं जो भी कुछ सोचूं पूरे प्लेनेट के लिए सोचूं। जब मैं प्लेनेट के लिए सोचूंगा तो मेरी धरती, मेरा देश उसमें शामिल है, मेरा गांव उसमें शामिल है। कैसा रहेगा? है? तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जिनके पास इन दो क्वेश्चन के आंसर है उसका नाम एजुकेशन है। जिसके पास इन दोनों क्वेश्चन के आंसर है उसका नाम शिक्षक है, उसका नाम माता पिता है, उसका नाम गुरु है। नहीं तो आप एक जॉब करते हो। एजुकेशन जॉब नहीं है, एजुकेशन जिंदगी देने का नाम है। जो इस आंसर को पाना चाहता है, जिसके पास इस आंसर को पाने की जिज्ञासा है, उसका नाम विद्यार्थी है। देखो, विद का मतलब जानना ही होता है, विद्यार्थी का मतलब जो जानना चाहता है। तो बेसिकली उसका नाम विद्यार्थी है। तो शिक्षक परिभाषित हो गया, माँ बाप परिभाषित हो गए, गुरु परिभाषित हो गया, विद्यार्थी परिभाषित हो गया। जहां इसका आंसर दिया जाता है उसका नाम विद्यालय है, उसका नाम यूनिवर्सिटी है, उसका नाम कॉलेज है। विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है, घर को विद्यालय हो जाने की आवश्यकता है। कुछ समझ में आया? क्या क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है, घर को विद्यालय हो जाने की आवश्यकता है। इसका क्या मतलब है? आप लोग क्या सोच के आए थे? हैं? क्या सोच के आए थे आप लोग? सही सही ईमानदारी से बताओ। दो चार लोग ये बताओ कि आप लोग क्या सोच के आए थे, वर्कशॉप में क्या होने वाला है। जो बिल्कुल फ्रेश पहली बार आए हैं वो लोग क्या सोच के आए? એટલે બીજાને તો મને નથી ખબર, હું મારી વાત કરું. हिंदी में थोड़ा सा गरीबी है। मुझे मेरे बारे में मालूम है, दूसरों का तो पता नहीं. यहाँ से लाइफ के बारे में कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, मैरिज लाइफ के बारे में कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और कुछ जानने को मिलेगा, ये सोच के मैं आया था, टू बी वेरी फ्रैंक. और जैसा हो रहा है वैसे ही हो रहा है कि उससे कुछ कम हो रहा है? फ्रैंकली बोलूँ तो हाँ, उसी दिशा में तो जा रहे हैं. हाँ, ये ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा लगाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ. आपको एक इंटरैक्टिव मोड की अपेक्षा थी? हाँ, प्रवचन मोड होगा कि इंटरैक्टिव मोड होगा? क्लासरूम मोड होगा कि प्रवचन मोड होगा? क्या सोचे? जब सीखने की जिज्ञासा होती है तो दोनों ओर से बात होती है, सिर्फ वन मैन शो नहीं होता ये है. वन वे से काम नहीं चलेगा। हाँ, हाँ. ये केवल प्रवचन से काम नहीं चलेगा। जब तक हमारे बीच में, यदि आपको कोई बात गलत लगती है तो हमारे पास इतना स्पेस हो कि मैं कह सकूं कि भी मुझको ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, होता इससे है. कम में संवाद नहीं हो सकता, इससे कम में बातचीत नहीं हो सकती। बढ़िया।
ये जो प्रश्न है कि विद्यालय को घर होने की ज़रूरत है और घर को विद्यालय होने की ज़रूरत है, शायद मैं इसमें ये समझाऊँ कि कल हमने एक इक्वेशन लिखा था, डबल ए प्लस ए बी इज़ रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू डबल बी प्लस बी ए। बहुत बढ़िया। तो जिस तरह से हमारे विचार सामने वाले के विचार के अनुरूप होने चाहिए, उसी तरह से अगर जो हम सीख रहे हैं वो विद्यालय में सेम है और घर में भी सेम है, तो जो हमें सीखना है वो बहुत जल्दी सीखेंगे और बहुत सही सीखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, जो बात ये बोल रहे हैं उससे ये बात निकल के आती है, उससे ये बात निकल के आती है कि बेसिकली शादी का पर्पस क्या है। आपको पता है ये अब्दुल्ला दीवाना क्यों होता है? सुना है कि नहीं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये अब्दुल्ला दीवाना क्यों होता है? अब्दुल्ला दीवाना ऐसा होता है कि शादी दूसरे की है और 50,000 रुपये अपना खर्चा कर दिया है ना। एक सूट 3 पीस ले आया है, या मैडम है तो कुछ और ले आई हैं। शादी दूसरे की है और खर्चा तुम किए जा रहे हो। तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? जितना शादी वालों का बजट है, यदि बारात में आए हुए सारे लोगों ने जितनी परचेजिंग की उस शादी के नाम से, उसको जोड़ा जाए तो हो सकता है उसके आसपास पहुंच जाए। एक शादी में इतना बड़ा खर्चा होता है और सबका टाइम। तो क्या लगता है ये अब्दुल्ला दीवाना क्यों होता है? और जबकि उसका मन नहीं रहता है फिर भी दीवाना होता है। किसी शादी में हम जाते हैं तो अनमने मन से जाते हैं, जाना ही पड़ेगा, कुछ कुछ ऐसा रहता ही है। कभी सोचा है ऐसा? शादी दो लोगों के बीच की घटना है, शादी दो परिवारों के बीच की घटना है, कि शादी एक सामाजिक घटना है? कितने लोगों को लगता है कि दो परिवारों के बीच की घटना है? कितने लोगों को लगता है कि दो लोगों के बीच की घटना है? कितने लोगों को लगता है कि शादी सामाजिक घटना है? बोलो, कोई बोलो, जिसको लग रहा हो बोलो, क्यों ऐसा लगता है आपको? हाँ जी, माइक दीजिए। विवाह एक सामाजिक घटना है। हेलो भैया, जो हाँ। आप बोल रहे थे ना ये विद्यालय घर और घर विद्यालय, तो वो शादी के साथ भी होता है कि जैसे हम बाहर, जैसे हम आपको मिल रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ, तो आपके सामने जो एक प्रेजेंट होते हैं, मैं इज्जत से बुलाता हूँ, वो मुझे इज्जत, तो वही घर पे भी होना चाहिए। तो वही शादी में भी उसका भी इम्प्लीमेंटेशन होगा कि जैसे हम बाहर दिखते हैं, जैसे हम समाज में दिखते हैं, जैसे हम इस हॉल में सबके सामने, वैसा ही हम कर। एक्टिंग ज्यादा देर नहीं हो सकती है ना। हाँ, नहीं वैसा ही, मतलब हाँ, वो ऐसा हो हमारा जाए। जिंदगी में हमें उठालना जिंदगी में पड़ेगा उस ऐसा हो तरीके जाए। से कि जिससे हम हमारे जिंदगी का आगे अच्छी तरह से, तो घर पे भी बढ़िया बढ़िया वैसा ही रहना चाहिए। बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, इधर माइक दीजिए। सर, हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे के लिए तो समाज से ही आते हैं। अगर लव मैरिज या नहीं है, अगर साथ में टाइम नहीं बीता है, तो मेरे लिए तो ये अननोन पर्सन है जो समाज से आ रहा है, तो अल्टीमेटली समाज से ही शादी है। देखो, इतनी देर की हमारी चर्चा में ये क्लैरिटी हमको हो गई है कि क्यों जीना इंपॉर्टेंट है, कि कैसे जीना इंपॉर्टेंट है। क्यों जीना इंपॉर्टेंट है, क्यों जीना पता चल गया तो कैसे जीना है का जुगाड़ हो जाएगा। और क्यों जीना नहीं पता चला तो सारा जुगाड़ कोल्लू का बैल, गोल गोल घूमेगा। लास्ट में क्या बोलेगा? सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया। लास्ट में इतना निकलने वाला है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लैरिटी बनने से तो बेसिकली क्यों जीना है ये उसको किसको देख के पता चलेगा। तो एक परिवार में शादी का मतलब है बच्चे, शादी का मतलब है बच्चे। और बच्चे को आपसे क्या चीज की जरूरत है? बच्चे को आपसे केवल कपड़े की जरूरत है, खाने की जरूरत है, या क्या चीज की जरूरत है? तो बच्चे को जीना आ जाए वो उसकी प्राइम नीड है,
जीना समझने के लिए शरीर एक साधन है, तो शरीर के थ्रू मैं बोलता हूं, शरीर के थ्रू आप सुनते हो, शरीर के थ्रू मैं किसी आचरण को करता हूं, आचरण करने वाला मैं हूं, सुखी दुखी होने वाला मैं हूं, शरीर के थ्रू उसको व्यक्त करता हूं, एक्सप्रेशन देता हूं। तो बेसिकली मेरे घर में एक बच्चा आता है, वो बच्चा बेसिकली एक मन है, वृत्ति है, चित्त है, जो भी हम नाम ले लें, वो एक शरीर के साथ है, शरीर मेल या फीमेल है। वो बच्चा ये समझना चाहता है कि मेरे जीने का पर्पस क्या है, ये जीना क्या होता है, मेरे भाव और विचार कैसे स्टेबल हों, कैसे मैं हर समय खुश रह सकूं और मैं खुशी बांट सकूं। एक बच्चा जिंदगी चाहता है। ये जिंदगी उसको कॉर्पोरेट सेक्टर देगा? ये जिंदगी उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी देगी? ये जिंदगी उसको कोई दूसरे धार्मिक लोग आके सिखाएंगे? जिंदगी उसको वही दे पाएगा जिसके साथ वो रहता है। इसका कोई विकल्प नहीं है। हम बच्चे पैदा करने के लिए सरोगेट मदर ले सकते हैं, किराए की मां ले सकते हैं, लेकिन बच्चे को आचरण देने के लिए किराए का आदमी नहीं ले सकते हैं। ये बात पहुंच रही? अभी हमने अपने बच्चों को, अभी हमने बच्चे पैदा किए कि बच्चे पैदा हो गए? झंझट है बहुत। हमने निर्णय पूर्वक जिम्मेदारी से बच्चे पैदा किए या हम तो अपने खुशी मनाने गए, बीच में बच्चे टपक गए? देख लेना आपका भी कैसा हाल होगा। अभी आपकी तो अभी जिनके नहीं हुए हैं उनको भी चांस है ना कि हाँ वो कुछ सोच सकते हैं। देखो, इस परंपरा ने तो बच्चे पैदा करने के काम को बहुत एक साइंटिफिक और बहुत एक, है ना, एक बहुत तैयारी के साथ करने वाले काम के रूप में देखा। इसका मतलब यह है कि शादी का पर्पस क्या है, शादी क्यों करना है। शादी क्यों करना है? तो पूरी नेचर को देखते हैं, है ना, पूरी नेचर को देखते हैं तो हम सब साइंस पढ़े हुए लोग हैं। पदार्थ को खत्म नहीं किया जा सकता, केवल रूप परिवर्तन हो सकता है, ये हम सब ने पढ़ा है। तो पदार्थ अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखता है, उसके एग्जिस्टेंस को खत्म करने का हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। इस बात से कितने लोग परिचित हैं? नहीं परिचित हैं तो हाथ मत उठाइए, परिचित हैं तो उठाइए, ठीक से उठाइए। ठीक, तो ये हमारी क्लैरिटी है कि पदार्थ को नष्ट नहीं किया जा सकता है, वो अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखता है। दूसरा, पेड़ पौधे भी अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखते हैं। एक पेड़ अपने एग्जिस्टेंस को बनाए नहीं रख पाता है, वो मर जाता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, लेकिन अपने पेड़ रहते रहते वो इतने बीज देके जाता है, इतने फल देके जाता है ताकि उसकी परंपरा हमेशा बनी रहे, अपने होने को बनाए रखता है। इसका मतलब है वनस्पति संसार, पेड़ पौधे बीज परंपरा के द्वारा, बीज परंपरा के माध्यम से अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखते हैं। एक नीम का पेड़ नहीं रहेगा, पर नीम के पेड़ की परंपरा हमेशा रहती है। वैसे ही पशु पक्षी में देखें तो एक पशु पक्षी 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल में मर जाता है, लेकिन अपने पशु पक्षी के रूप में रहते रहते वो इतने बच्चे पैदा करके जाता है। कल वो नहीं रहेगा, लेकिन उस पक्षी की, उस पशु की परंपरा बनी रहेगी, इसको वो सुनिश्चित करता है। इसका मतलब इस एग्जिस्टेंस में जो कुछ भी है वो अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखता है, उसकी परंपरा को बनाए रखता है। ये एग्जिस्टेंस का नियम है। अब ये नियम कैसे है इसको कभी आगे समझेंगे। अब मानव की तरफ आते हैं। मानव ने क्या कोशिश किया? मानव ने भी जिंदा रहने के धरातल पे शरीर को जिंदा बनाए रखने के सामान का जुगाड़ किया और शादी पूर्वक बच्चे पैदा करके अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने की कोशिश की। हम लोग क्या मानते हैं? शादी क्यों करना है? शादी क्यों करना है? क्योंकि वंश बढ़ाना है। और लाल किला बनाया ना, उसको कौन देखेगा? और इसका मतलब है कि हमने जिंदा रहने के धरातल पर वंश परंपरा के द्वारा शरीर पैदा किए, लेकिन जीने की समझ नहीं थी, इसलिए आचरण पैदा नहीं किया, इसलिए अपनों ने अपनों से दुख पाया और हम उस लेवल पे पहुंचे
कि हमारे पास इतना एटॉमिक वेपन आज की डेट में है कि यदि इस धरती पे ब्लास्ट कर दिया जाए तो फिजन और फ्यूजन के थ्रू ये धरती हमेशा के लिए सूरज बन सकती है, सन बन सकती है। और तमाम ग्लोबल वार्मिंग और तमाम ग्लोबल वार्मिंग पढ़े लिखे लोगों के कारण है कि अनपढ़ लोग के कारण है? विकसित देशों के कारण है कि अविकसित देशों के कारण ज्यादा है? तो इनको विकसित कहा जाए कि अविकसित कहा जाए? खत्म। हमारे पास हम हिप्नोटाइज्ड हैं, हम बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ हैं, बस जिसकी गाड़ी बड़ी दिखाई दे गई उसको देख के बेहोश, है ना? आदमी की कोई इज्जत नहीं, और लोहे का टपरा मेरी इज्जत करवाता है, क्या दिवालियापन है? कभी ऐसा फील होता है कि नहीं होता है? यार मैं सोचने की अनलिमिटेड पोटेंशियल का आदमी, मेरे पास सोचने समझने का अनलिमिटेड पोटेंशियल, मेरे पास इतना सक्षम शरीर जो मेरी पावर ऑफ इमेजिनेशन को एक्ट में ट्रांसलेट कर सकता है, एक लोहे की चीज मेरी इज्जत कराती है, मेरी अपने आप में कोई इज्जत नहीं है। तो क्या सार निकला? जिंदा रहने के धरातल पे हमने शरीर मल्टीप्लाई किए कि समझ मल्टीप्लाई किया? जिंदगी मल्टीप्लाई की। हमने शरीर मल्टीप्लाई किया, और शरीर मल्टीप्लिकेशन के साथ हम उस जगह में पहुंचे जहां यदि सबसे पहले इस धरती से गायब होगा तो कौन गायब होगा? यदि सबसे पहले इस धरती से गायब होगा तो कौन गायब होगा? मानव। चाहे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो, चाहे एटॉमिक वेपन की वजह से हो, चाहे परिवारों में और नहीं भी होगा तो अपने माँ बाप को लड़ते हुए देख के तमाम बच्चों ने ये तय कर रखा है कि भैया शादी नहीं करना है। तमाम समाज की स्थितियों को देख के बच्चे ये तय कर रहे हैं कि हम ही झेल रहे हैं, क्यों और किसी को लाया जाए इसमें। इस तरह की सोच बन रही है। तो धरती नहीं भी खत्म हुई तो भी हम भावनात्मक रूप से खत्म हो रहे हैं। हमने अपनों से दुख पाया है, अपनों को दुख दिया है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कहां गैप रह गया? शरीर मल्टीप्लाई करने से काम चलेगा कि आचरण मल्टीप्लाई करने से काम चलेगा? शरीर मल्टीप्लाई करने से शरीर मल्टीप्लाई तो पशु भी करता है। यदि मैं केवल शरीर मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं पशु वाला ही काम कर रहा हूं। उससे आगे अभी इतना ही है कि वो कपड़े नहीं पहनते, हम कपड़े पहन लेते हैं। उनके पास मोबाइल नहीं है, हमारे पास है। लेकिन क्वालिटेटिवली देखेंगे तो बच्चे पैदा करने का काम पशु भी करता है, बच्चे पैदा करने का काम हम भी करते हैं। क्या चीज है जो हम कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकता है? और क्या चीज है जो हमारे को करना हमारी जरूरत है? क्या चीज है? क्या चीज है? क्या चीज है? जीना। जीना। क्यों जीना है? कैसे जीना है? मेरे भाव और विचार की स्थिरता, मेरा स्टेट ऑफ माइंड, मेरा स्टेबल होना, मेरा अपने भीतर में पीस होना, मेरे पास हर चीज का सॉल्यूशन होना, है ना? आने वाली पीढ़ी को वो सॉल्यूशन दे पाना। इसका मतलब शादी क्या है? इसका मतलब शादी क्या है? शादी क्या है? इवोल्यूशन का प्रोसेस। क्या चीज के इवोल्यूशन का प्रोसेस है? शरीर का इवोल्यूशन कि समझ का इवोल्यूशन, समझण का इवोल्यूशन, है ना? तो देखो, तो दोस्तों, क्यों शादी में इतने लोग इकट्ठे होते हैं? क्यों अब्दुल्ला दीवाना होता है? क्या जरूरत है? 2 लोग की शादी है, ज्यादा है 2 परिवार की शादी है, एक गाड़ी में चले जाओ, बिठा के ले आओ। शादी इस प्लेनेट की सबसे खूबसूरत घटना है। क्या घटना है? जिसमें 2 लोग समाज के सामने, पूरे समाज के सामने, हजारों लोग के सामने खड़े होकर इस बात की घोषणा करते हैं कि हम आने वाली पीढ़ी को जिंदगी देने के लिए तैयार हुए हैं, हमको आशीर्वाद दो। और सारा समाज वहां खड़ा होके इस बात को आश्वस्त करता है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसका नाम शादी है। कैसा लगा? है ना? शादी वो घटना है जहां 2 लोग मिलके अपने आप को एक दूसरे मानव में मल्टीप्लाई करते हैं।
अभी हम शरीर को मल्टीप्लाई करते हैं कि अपने मानव होने को मल्टीप्लाई? मानव मतलब जो मन से संचालित है उसका नाम मानव है। तो मन मल्टीप्लाई करेंगे कि शरीर मल्टीप्लाई करेंगे? मन मल्टीप्लाई करने का मतलब है समझ मल्टीप्लाई करना, आचरण मल्टीप्लाई करना, क्यों जीना है, कैसे जीना है कि क्लैरिटी को मल्टीप्लाई करना, जिंदगी दे पाना। सॉफ्टवेयर का काम है ये प्योरली सॉफ्टवेयर है ना। दूसरे और कैसे सीखेगा? बच्चे के सामने बोर्ड पे शिविर लोगे कि वैसा जियोगे? हम एक स्कूल चलाते हैं रायपुर में, प्राइमरी स्कूल है। स्कूल का नाम है अभिभावक विद्यालय। एजुकेशन क्या चीज है? पेरेंट्स का जॉइंट एक्सप्रेशन विद्यालय है, स्कूल है। देखो अभी तो हमारी अक्ल इतनी है कि हम अपने बच्चों की जिंदगी पे धंधा करते हैं। हमारी अक्ल के हाल देखो। हमारे लिए, किसी के लिए स्कूल धंधा है। कम से कम मैं कहता हूं कि कम से कम प्राइमरी एजुकेशन, कम से कम प्री प्राइमरी एजुकेशन, ये धंधा नहीं हो सकता इतने छोटे बच्चों के साथ। एक बच्चे ने हर चीज पैसे से खरीद के पाई है तो उसको कैसे भरोसा हो कि समाज नाम की कोई चीज होती है? हम एक स्कूल चलाते हैं। हमको ये समझ में आ गया कि आदमी बनना और आदमी बनाना सबसे इंटरेस्टिंग काम है। आदमी बनना, अपने भीतर आदमी को गढ़ना। आपसे कल जब बात हो रही थी तो आपने, किसी ने कहा था क्रिएशन। ये पूरे एग्जिस्टेंस को देखेंगे तो क्रिएशन है। एग्जिस्टेंस को देखेंगे तो क्रिएशन है पूरा, है ना। एक सुंदर कैंपस में हम लोग बैठे हैं, किसी ने क्रिएट किया होगा। तो पूरे एग्जिस्टेंस को देखेंगे तो नदी, नाले, पहाड़, पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, इतना सुंदर संसार ये घूमने के लिए, ये जड़ संसार है। पेड़ पौधे हैं, इतने सारे पशु पक्षी, है ना। कैसे बने होंगे इतने सारे पशु पक्षी? इनका सबका आपस में इंटरडिपेंडेंस, कैसे सब कुछ ये तय हो गया होगा? फिर उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कृति, सबसे विकसित कृति के रूप में मानव, सबसे विकसित कृति के रूप में मानव। और मानव में भी पूरी एग्जिस्टेंस को समझ के उसको व्यक्त कर सकता है, इसलिए उसका नाम व्यक्ति है। क्या ताकत है एक व्यक्ति की? व्यक्ति का मतलब है पूरे एग्जिस्टेंस को समझ सकता हूं। एक व्यक्ति पूरी कायनात को समझ सकता है, पूरी सृष्टि को समझ सकता है। उतना पोटेंशियल हर एक व्यक्ति में है, चाहे आज वो भीख मांग रहा हो। हर व्यक्ति में सोचने समझने का पोटेंशियल अनलिमिटेड है। आज वो कितनी भी खराब स्थिति में हो, कल वो बेहतर स्थिति में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर मानव में पूरी सृष्टि को समझने की ताकत है। पूरी सृष्टि को समझ सकता हूं और आने वाली पीढ़ी में मल्टीप्लाई कर सकता हूं। पूरी सृष्टि को समझकर व्यक्त करने में समर्थ इकाई का नाम व्यक्ति है। आदमी मल्टीप्लाई कर देने का नाम शादी है। आदमी मतलब सुपर ह्यूमन बींग्स, रोता गाता नहीं। हाँ, हमारी तरह रोगा ही रहा हो कि इसका क्या कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, है ना। आप ही अभी की स्थिति कैसी है? अभी की स्थिति ये है कि बच्चों की शादी हो जाती है और बच्चों के बच्चे पैदा हो जाते हैं और ये बड़े बच्चे छोटे बच्चों को तंग करते हैं, छोटे बच्चे ब्याज सहित उसको वापस लौटाते हैं। आप खुद अभी बच्चे हो, अपने जो शौक बच्चे बचपन में पूरे नहीं हुए वही शौक पूरे कर लोगे। आपको सुन के खराब लग सकता है, मेरी कोई बातें आपको सुन के खराब लग सकती हैं, पर दोस्तों ये सच्चाई है। शादी हुई मतलब बच्चे हुए। बच्चा हुआ हो तो रो रहा है मेरे को जिंदगी दो, बोले चुप रहे तू, हमारा शौक पूरा करने दे, अभी हमारा मुश्किल से टाइम आया शौक पूरे करने का। वो कह रहा है जिंदगी दो, वो कहता है चुप रहे, अभी हमारे शौक पूरे नहीं हुए। कितना बड़ा कन्फ्लिक्ट है। हम एक जिंदगी घर में ले आए हैं, उस जिंदगी की जो डिमांड है वो रो रो के चिल्ला रहा है मेरे को जीना बताओ, जीना क्या होता है। एक छोटा बच्चा खाने की चीजें ज्यादा मांगता है कि क्वेश्चन ज्यादा पूछता है? ठीक से सोचो। एक छोटा बच्चा, 3 साल का बच्चा खाने की चीज ज्यादा मांगता है, वस्तु ज्यादा मांगता है कि क्वेश्चन ज्यादा पूछता है? जोर से बोलो।
इसका मतलब है कि वो जिंदगी मांगता है कि वस्तु मांगता है। हम उनको लैपटॉप दे देते हैं, ले बेटा तू टैबलेट ले, इधर बैठा रहे, हमको तंग मत कर। और हमारे लिए तो पैसा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम तो दोनों जॉब करेंगे और बच्चा किसी आया की गोद में पलेगा। और एक वो बेंगलोर का केस सामने आया था, वो दोनों लोग जॉब पे जाते थे, बच्चे को वो किराए पे डेली किसी भीख मांगने वाले को दे देती थी। एक दिन वो जल्दी जॉब से वापस लौट आए, कुछ काम होगा, बाजार में गए तो एक जन उसके बच्चे को लेके भीख मांग रही थी। तो इसमें क्या गलती है? इससे देश का जीडीपी बढ़ेगा, इससे देश का जीडीपी बढ़ेगा। जो बच्चा घर में निरर्थक था, अभी वो बच्चा भी कमाई कर रहा है। आपने उस बच्चे की कीमत नहीं समझी, उस आया ने समझी। जब पैसा इतना ही इंपॉर्टेंट है तो इसको भी घर में क्यों रखा जाए, इससे ये भी पैसा कमवा सकता है। तो हम अपने बच्चों को किराए पे दे सकते हैं और उसके बदले भी हम कुछ पैसा ले सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप जॉब ना करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन समझना तो पड़ेगा कि हम चीजों को हैंडल कैसे करेंगे। फिर बोले शादी करो और बच्चे मत करो, लेकिन इसके क्या कॉम्प्लिकेशन है ये आपको आगे समझ में आता है। तो दोस्तों, जिस तरह के निर्णय अभी हम ले रहे हैं, तो आदमी को समझे बिना, शादी को समझे बिना, परिवार को समझे बिना हम जितने भी निर्णय लेंगे वो वैसे ही है जैसे आसमान से टपका और खजूर पे अटका। आज नहीं कल हम एक दूसरा गड्ढा खोदते हैं। आंख से दिखता है कि नहीं? ठीक है, हाथ उठाओ। आंख से दिखता है कि नहीं? दिखता है। ठीक है, सबने हाथ उठाया। अब ये पेन मैं किसी आदिवासी को जाके दिखाऊं, बताओ क्या है? उसको क्या दिखाई देगा? जिसने पेन कभी यूज नहीं किया है उसको क्या दिखाई देगा? उसको दिखाई देगा? दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। उसकी आंख है कि नहीं है? है। इसका मतलब आंख से दिखता है क्या? गई भैंस? एक बार में डालने से चलेगा, फिर से डाल के बताऊं? हमारे जिंदगी को लेके कॉन्सेप्ट बहुत अधूरे हैं। ये पेन आंख से दिखाई नहीं देता और आंख से कुछ भी दिखाई नहीं देता। आपको याद है बचपन में जब माँ बाप दबाव डालते थे, पढ़ो पढ़ो, हम किताब लेके बैठ जाते थे और कुछ नहीं दिखता था सामने? कितने लोगों को याद है? सारे वहीं से आए हो, हम भी वहीं के हैं, है ना? तो इसका मतलब है जब आंख से जब दिखता नहीं है तो क्या बोलते हैं? आंख फाड़ के देखो कि ध्यान से देखो? नहीं, इतना बड़ा आंख फाड़ देंगे अब दिखाई देगा, ऐसे करते हैं जब दिखाई नहीं देता। तो आंख से दिखता है कि ध्यान से दिखता है? जब चल नहीं पाते हो तो क्या बोलते हैं? टांग ठीक से रखो कि ध्यान से चलो? तो टांग से चलते हैं कि ध्यान से चलते हैं? इसका मतलब दुनिया कहीं और है, हम सोच कहीं और रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। ये क्या है? पेन। तो पेन कैसे समझ में आया? पेन कैसे समझ में आया? पेन कैसे समझ में आया? क्योंकि हमने लिखा है, पेन को यूज़ किया है ना? तो हमको पेन समझ में आया। यूज़ किया है मतलब मैं खुद पढ़ा हूँ तो मेरे पढ़ने के प्रोसेस में पेन की कोई भूमिका है। मैं एक मानव हूँ, मैं लिख पढ़ सकता हूँ, मेरे लिखने पढ़ने के क्रम में कोई भूमिका है। मैं दूसरे को पढ़ाना चाहता हूँ तो पढ़ाने के क्रम में पेन की कोई भूमिका है। तो एक बड़ा सिस्टम है जिसमें पेन एक पार्ट है। इसलिए जब मैं पेन को देखता हूँ तो मैं ये पहचानता हूँ कि हाँ ये पेन है। पेन का मतलब है लिखने पढ़ने या पढ़ाने के प्रोसेस में एक इकाई है, एक एकम है। तो पेन कब समझ में आया? पेन कब समझ में आया? जब मेरे को एक पूरा सिस्टम समझ में आया, होल समझ में आया। इसलिए क्या बोले? होल समझ में आता है तो पार्ट समझ में आता है। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, नहीं समझ में आया अभी, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं एक मशीन का पार्ट निकाल के अपने हाथ पे रखता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि बताओ ये क्या है? कौन बता पाएगा? कौन बता पाएगा? कौन बता पाएगा?
कोई एक जन बोलता है, मान लीजिए कैमरामैन सामने है, ये बोलते हैं ये तो कैमरे का ये वाला पार्ट है, तो कौन बता पाया? जिसको उस पूरी मशीन का पता था जिसमें वो पार्ट लगता है, तो मशीन का एक पार्ट बता पाएगा कि फिर सारे पार्ट ही बता पाएगा? सारे पार्ट बता सकता है। इसका मतलब ये हुआ होल समझ में आता है तो पार्ट समझ में आता है, होल के बिना पार्ट समझ में नहीं आता है। बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आदमी के बारे बात कर रहे हैं, क्यों जीना है के बारे बात कर रहे हैं, तो कब समझ में आएगा? जब होल समझ में आएगा। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी को जैसा हम अभी देख रहे हैं, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बिल्कुल कुछ और है। आँखों से नहीं दिखता है, देखना किसी दृष्टिकोण से दिखता है, किसी व्यू पॉइंट से दिखता है, और दृष्टि हमारी कैसी है उसके हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं। तो जब तक मेरी दृष्टि विकसित नहीं है, इसका मतलब है क्यों जीना है, कैसे जीना है पे मेरी कंप्लीट क्लैरिटी आ जाए, तो मेरे को समझ में आता है कि अब मैं एक शिक्षक के रूप में कैसा हूँ, माता पिता के रूप में कैसा हूँ, मैं गुरु के रूप में मैं केवल बच्चे पैदा करने की मशीन हूँ, मेरे बच्चों के लिए मैं गुरु भी हूँ, या केवल बच्चे पैदा करने की मशीन हूँ? देखो, अब तक ये मॉडल चल गया कि बच्चे पैदा करने वाले और लोग हैं और उसको आचरण का ज्ञान देने वाले कोई धार्मिक लोग हैं। लेकिन वो धार्मिक आदमी तो आशीर्वाद देने आता है बस, वो तो रोज मेरे घर में नहीं रहता है ना। और आचरण रोज मेरे घर में रहने वाले को देख के सीखूंगा कि कोई आशीर्वाद दे के चला जाएगा उससे सीख लूंगा? मेरा स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल हो जाए, ये मैं किसी के आशीर्वाद देने से हो जाएगा कि मेरे सामने एक ऐसा आदमी रहता है जिसका स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल है, मैं रोज उसको देख देख के ग्रो करता हूं, है ना? इसका मतलब है कि मेरे साथ रहने वाले आदमी की जरूरत है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो मेरे को देख के वो जिज्ञासा करता है। विद्यार्थी सही अर्थों में तब बनता है। देखो, एक बढ़िया एग्जाम्पल देखो, हमारे घरों के बच्चे, आप और हम सभी लोग, कितने बच्चे बोलते हैं कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आईएएस बनना चाहता हूँ, है ना, कोई सेलिब्रिटी या कुछ और बनना चाहता हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम। कितने घरों के बच्चे ये बोलते हैं कि मैं एक बढ़िया आदमी बनना चाहता हूँ? ये कितने घरों के बच्चे बोलते हैं कि मैं एक बढ़िया इंसान बनना चाहता हूँ? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते हैं? सुना ही नहीं। क्योंकि मेरे घर में फादर नहीं है, वो इंजीनियर है या डॉक्टर है। फादर अभी नहीं हुआ है, बायोलॉजिकली फादर है, इमोशनली फादर होना अभी शेष है। इमोशनली, बायोलॉजिकली मदर है, मदर में थोड़ा जन्म देने की घटना की वजह से भाव थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन सही अर्थों में तो इससे समझ में आया कि मेरे घर में जो लोग मुझको दिखाई देते हैं, मेरे मोहल्ले में जो लोग दिखाई देते हैं, उनमें से कुछ इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ एग्रीकल्चरिस्ट हैं, कुछ हॉर्टिकल्चरिस्ट है, कुछ वेटनेरियन है। लेकिन मानव होना कोई चीज़ होती है ऐसा हमको पता भी नहीं है। वो सैंपल ही हमारे बीच में नहीं है, वो क्लैरिटी हमारे बीच में नहीं है, इसलिए मुझको ऐसा कुछ करना है ऐसा मुझको पता भी नहीं है। कैसे? किसी भी शिविर की ओपनिंग हम यहीं से करते हैं कि जिंदा रहना है कि जीना है, जिंदा रहना और जीना है। तो पहली बार ये समझ में आता है कि यार जिंदा रहना हमारी ज़रूरत है, पर जीना मेरा पर्पस है, और पर्पस के लिए जिंदा रहना मेरी ज़रूरत। पर्पस मिसिंग है तो मैं क्यों जिंदा हूँ ये भी पता नहीं है, तो दूसरे की जान लेता रहता हूँ। बढ़िया, क्लैरिटी बन रही कि नहीं? ठीक चल रहा है कि नहीं? हाथ उठाओ। शानदार, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, अब मेरे को पता चलता है, यदि मैं अपने माँ बाप में वो चीज़ देख पाता हूँ कि यार आचरण कोई चीज़ होती है। एक छोटे शिविर चल रहा था, अब तो टाइम नहीं मिलता, कभी मैं बच्चों के शिविर भी शहर में एक आध किया करता था। तो एक छोटी बच्ची क्लास 6 की रही होगी,
अचानक कोई चीज़ पे चलते चल रही थी, चलते चलते बोलती है, अंकल अंकल मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है। अब मैं भी उसके बोलते ही मेरे मुंह से निकल गया, तुमको गुस्सा क्यों आता है? तुरंत उसका आंसर था, और वो क्या गजब का आंसर उसने दिया, और क्या आंखें खोलने वाला आंसर दिया। उसने कहा, जब मैं गुस्सा करती हूं तो मेरे को लगता है मैं बड़ी हो गई हूं। क्यों? 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 क्योंकि हमारे घर में सबसे बड़े का एक ही काम है कि वो सबको डांट सकता है। अरे बड़ों का काम डांटना होगा कि बड़ों का काम जीना होगा? हमको दूसरों को चलाना है कि हमको चलना है? हमको दूसरों को नियंत्रित करना है कि मुझको स्वयं नियंत्रित होकर दिखाना है कि ऐसा जिया जा सकता है? हमारे बड़ों में वो बड़प्पन नहीं है। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ ध्यान से सुनना, उम्र बढ़ने के साथ साथ टीचर्स और पेरेंट्स का सम्मान घटता हुआ दिखाई देता है कि बढ़ता हुआ दिखाई देता है? जोर से बोलो। घटता हुआ। इसमें गलती टीचर और पेरेंट्स की है कि बच्चों की है? इसमें गलती किसकी है, टीचर और पेरेंट्स की है कि बच्चों की है? जोर से बोलो। टीचर और पेरेंट्स की। बच्चा तो बाय डिफॉल्ट नेचर का प्रोडक्ट है, बच्चे में कोई गलती नहीं है। यदि बच्चा ये देखो, आपने छोटे स्कूल के दिन आपको याद होंगे, हर बच्चा अपने टीचर से ज़्यादा क्वालिफाइड माँ बाप की बजाय पढ़ने लिखने के मामले में अपने माँ बाप पे भरोसा करता है कि अपने टीचर पे भरोसा करता है? टीचर पे। मेरी टीचर बोली है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तुम IAS होगे, अपने घर में रहो, है ना? तुम IIT से आए, अपने घर में रहो, मेरी टीचर बोली है, इसमें हाथ नहीं लगाना। देखो ये बच्चा कैसे पहचानता है कि ये टीचर की मानना है। हम लोग भी शिविर करते हैं, जितने बच्चे आते हैं शिविरों के में, है ना, यहाँ तो बच्चे काफ़ी एंगेज्ड हैं, अच्छी बात है क्योंकि एक टाइम में एक ही शिविर चलेगा ना, नहीं तो उनका चलेगा बच्चे ये पहचान लेते हैं कि ये आदमी बोलता है, सारे इसकी सुनते हैं, तो बच्चे शिविर लेने वाले आदमी का सम्मान अलग तरीके से करते हैं, बाकी लोगों को अलग तरीके से देखते हैं। इसका मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ कि हर बच्चा जन्म से जिज्ञासु है, हर बच्चा जन्म से क्वेश्चनिंग। कोई बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं आई कि आप डॉक्टर के पास लेके गए हो कि मेरा बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसका क्या करूं? बल्कि आप डॉक्टर के पास लेके जाते हो, ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इससे ये सिद्ध होता है कि हर बच्चा जन्म से जिज्ञासु है, हर बच्चा बाय बर्थ रिसर्च स्कॉलर है, वो जिंदगी का रिसर्च स्कॉलर है। अब वो जिंदगी की तलाश में है, तुम कपड़े वपड़े पहन के उसको बता रहे, है ना? तो धीरे धीरे वो समझ जाता है, यार ये इज्जत करने लायक लोग नहीं है। अब आपका हाल आप देख लेना, आपका क्या होगा। एक माँ बाप के रूप में आपकी क्या हसर होने वाली। यदि आप अब हमको क्लैरिटी बन रही है, तो बच्चों को सुधारना है कि हमको सुधरना है? तो समझ में आया कि हमको सुधरना है, बच्चों को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों के साथ मारपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी बच्चा गलती करे तो क्या करना है? कोई बच्चा माँ के पेट से गाली लेके आया नहीं था, कोई बच्चा माँ के पेट से उल्टा सीधा व्यवहार लेके आया नहीं था। बच्चा हमारे व्यवहार का आईना है। यदि वो कुछ भी गलती करता है, उसने हम में या हम जैसे लोगों में देखी है। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? यदि इस जिम्मेदारी के साथ बच्चों का पालन पोषण करेंगे, तो वो बच्ची बड़ी होकर ये नहीं बोलेगी कि मैं गुस्सा करती हूँ तो मेरे को बड़ी हो गई हूँ। फिर वो बोलेगी, जब मैं प्यार दे पाती हूँ, जब मैं दूसरों को जिंदगी का रास्ता बता पाती हूँ, तब मुझको लगता है कि मैं बड़ी हो गई। बोलो, कुछ आशा की किरण है कि नहीं है? हैं? लग रहा है हम एक बेहतर एक मैंने सुबह में कह रहा था, वो बात कहीं पता नहीं खो गई। इस देश में 10 लाख फॉलोअर हो जाएं, 20 लाख फॉलोअर हो जाएं, ये बहुत आराम का काम है। एक छत के नीचे हम प्यार से जी पाएं, ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। और वो भी पति पत्नी। कोई पति पत्नी हारमोनियसली जी पाएं,
उतने ही प्यार से जी पाएं जितना शादी के पहले जीते हैं। उसमें भी कभी कभी नोक झोंक हो जाती होगी, है ना। तो सही अर्थों में आप देखो, जब एक बच्चा अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखता होगा तो उसके अंदर क्या फीलिंग आती होगी, वो कैसा फील करता होगा। लड़ आप रहे हो, सजा वो पाता है। ये सन्नाटा क्या बताता है? आप बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि आपको उम्र के सही मोड़ पे एक सही एड्रेस मिल रहा है कि ज़िंदगी को एड्रेस पाया जा सकता है, ज़िंदगी को समझा जा सकता है, और जैसे हमने साइंस पढ़ी है ऐसे ज़िंदगी भी पढ़ सकते हैं और उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, विद्यालय को घर बनने का मतलब है, अभी हमारे पास जैसे जैसे पैसे आए तो हमने विद्यालय को, हमने अपने घर को घर बनाया कि हमने 5 स्टार होटल बनाया। हमारे घर 5 स्टार होटल हो गए हैं। वो घर हमारे लिए हैं कि पड़ोसी को चमकाने के लिए हैं? चमका हुआ चमकाता है, होटल में गया वहाँ जाके चमक गया। तो एक किचन बनानी है तो टाइल, इटालियन टाइल, ये वो सोने का पोट, वो कमोड बोले गोल्ड का है तो गोल्ड लगा ले के हीरा लगा ले, उतरने वाली नहीं है। तेरे जैसे कर्म है उतरेगी नहीं। क्या पागलपन है। वो बहुत साल पहले हमारा एक दोस्त लंदन गया था, तो उसने बताया कि वहाँ कोई सेक का बाथरूम है, मेरे को तो नहीं पता, जिसको देखने का टिकट $1 है। तो गोल्ड का कमोड वमोड जो कुछ होगा, ऐसा जैसा भी होगा अपने को नहीं पता। अभी जापान में भी बोले वो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, बोले वो जितने एरोप्लेन में स्विच रहते हैं उतने स्विच कमोड में लगे हैं, हाइट ऊपर नीचे करने का, आजू बाजू होने का, पे कुछ भी कर लो। कि जब मैं जिंदगी को कॉपी करता हूँ तो कोई जगह की परिस्थितियाँ अलग होंगी, उनकी परिस्थितियों में कुछ, तो हमको ये फाइनली ये तय करना होगा कि जब तक हमको मानव के बारे कोई क्लैरिटी बन जाए तो फिर उसकी जीवन शैली कैसी होगी, फिर उसका, है ना। तो कॉपी करने से काम नहीं चलेगा, समझ के जीने से काम चलेगा। समझ के जीने की बात करेंगे। देखो, हमने एक छोटा सा प्रयोग किया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। अभी हम अपना ड्राइंग रूम कैसा बनाते हैं? ड्राइंग रूम का मतलब वो एक शोरूम है ना, जहाँ केवल हमको आदमी को सामने वाला आके ना एक बार को तो धक्क से हो जाए, है ना, और थोड़ी देर में उसको होश आए तब वो बात करने के लायक बने। तो हमने बोला कि भाई जैसे आप मेरे यहाँ ड्राइंग रूम में आएंगे, हमारे घर में सिंपल जैसा है और वो 8 फुट बाई 5 फुट का बोर्ड लगा है ड्राइंग रूम में, ठीक। हालांकि मेरे घर में तो बच्चे छोटे नहीं हैं, मेरे बेटे की शादी अभी हो गई तो अभी बच्चे छोटे नहीं हैं, लेकिन हमने ये किया कि यदि हमको परिवार में रहना है, अब परिवार में हम 10 लोग 5 लोग रह रहे हैं, कोई टॉपिक और सब मिलकर अध्ययन कर रहे हैं, समझने का काम कर रहे हैं, और कोई अब बैठ के क्या बात करें, तो परिवार में कोई एक जन की क्लैरिटी बनेगी तो वो बोर्ड पे अपना प्रेजेंटेशन करेगा और बाकी लोग सुनेंगे, उसमें कोई कमी होगी तो बाकी लोग बताएंगे, तो ये परिवार में बैठ के चर्चा करेंगे। तो जिस घर में बड़े लोग हैं, जिस घर में बच्चे हैं, तो बच्चे को आप याद करो कि कितने प्रतिशत बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो क्या बनना चाहते हैं? टीचर। क्योंकि बोर्ड पे लिखना और सामने वाले को बताना, आदमी बेसिकली पशु और आदमी में फ़र्क इतना ही है कि मानव में समझने की क्षमता है। मानव की समझने की क्षमता का प्रमाण है कि वो समझा सके। तो जब भी वो किसी बात को दूसरे को एक्सप्लेन कर पाता है, वो अपने भीतर एम्पावर्ड फील करता है कि मैं समझा, इस बात का उसको प्रमाण मिलता है, इस बात की उसको खुशी मिलती है ना। तो घर में बोर्ड लगा दो और देखो बच्चों में क्या चेंज आता है। अभी तो हम बच्चों को डांट के पेंसिल पे लिखना नहीं, है ना, तो बच्चे तो सब जगह पेन चलाना चाहता है ना वो,
तो 3 फुट का नीचे का, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो लगभग उसकी हाइट 3 फुट के, तो 3 फुट की हाइट में कई सारे बोर्ड लगा दो, वाइट बोर्ड, और पेन रख के छोड़ दो। उसकी इमेजिनेशन को फ्रीली इवॉल्व होने दो और देखो वो क्या क्या करता है। ऐसा केवल मात्र इतना प्रयोग करने से भी फैमिलीज में, बच्चों में बहुत सारा चेंज आता है। हम तो लगातार, हमने तो घर शोरूम बना दिया है, बच्चे के लिए जगह उसमें है ही नहीं, है ना। बच्चा उसमें कहीं भी कुछ करता, नहीं नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये टूट जाएगा, ये ऐसा नहीं, दीवार खराब हो जाएगी। यार तुमने घर अपने लिए बनाया था कि पड़ोसी को चमकाने के लिए बनाया था? तो धीरे धीरे फिर हर चीज़ तय होगी, मैं घर के लिए कि घर मेरे लिए, गाड़ी मेरे लिए कि मैं गाड़ी के लिए, जॉब मेरे लिए कि जॉब मैं जॉब के लिए। सब चीज़ तय होगी, सब चीज़ तय होगी तो आपको ज़िंदगी के दर्शन होंगे कि ज़िंदगी तो कहीं और थी और मेरा जीना कहीं और था। तो इससे पता चला घर में सही अर्थों में, तो सही अर्थों में कहें तो परिवार वो जगह है जहां आने वाली पीढ़ी को जिंदगी दी जाती है। जिंदगी देना दुनिया का सबसे बड़ा काम। देखो आज भी आप देख लो संसार में, हम अपने दादा दादी के, हो सकता है दादा परदादा के नाम पता हो कि नहीं पता हो, लेकिन बुद्ध, महावीर, जैन, इनको हम हजारों साल से पूज रहे, जबकि इनके दर्शन हमको नहीं हुए, हम डायरेक्टली इनसे मिले नहीं हैं। आज भी दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन है? जिन्होंने समाज को कोई दिशा दिखाई है ना। तो एक बच्चे के लिए, बच्चा मेरा, उसके पर्स में फोटो शाहरुख खान की, यार मैं कहां गया? मैं रात दिन तुम्हारे लिए पीला पड़ा हूं और तुम किसी और को पूज रहे हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बन पाए कि नहीं बन पाए। इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे लोग नहीं बन सकते, मैं ये नहीं कह रहा कि और ना बने, लेकिन मेरे बच्चे के मन में मैं कहाँ हूं, क्या स्थिति है? झांक के देखो अपने अपने मन में, हमारे मन में क्या रखा हुआ है और क्या चाहते हो, और आपके बच्चों के मन में क्या रहे। छोटी सी बात करके अभी की बात को पूरा करते हैं। मैं कह रहा था कि हम एक स्कूल चलाते हैं, उसमें 70 बच्चे हैं, 25 टीचर हैं, और कोई भी टीचर उसमें सैलरीड नहीं है, क्योंकि हम अपनी खुशी, जैसे मैं आपको खुशी से पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे पैसा नहीं ले रहा हूं ना। मेरे आने जाने का और मेरे बोलने का आपके ऊपर कोई लोड नहीं है, क्योंकि मेरा शेयर करना मेरी खुद की ग्रोथ के लिए, मेरी खुद की खुशी के लिए, मेरी खुद की उपयोगिता के लिए, मेरी ज़रूरत है, मेरी खुशी से इस काम को करता हूँ। ऐसे ही जब आदमी को समझ में आता है कि ज़िंदगी कितनी बढ़िया और खूबसूरत चीज़ है, ज़िंदगी पाना और ज़िंदगी देना, इससे खुश होने, इससे ज़्यादा खुशी का कोई काम दुनिया में होता नहीं है। तो जब भी किसी को ये समझ में आता है तो इस काम में लग जाता है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको लगता है कि आने वाली पीढ़ी को ज़िंदगी देना एक खुशी का काम है, तो स्कूल को चलाते हैं। तो उसमें जो पेरेंट्स आते हैं, जिनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनके लिए ये कंडीशन है कि यदि भाई आप अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार नहीं हो तो हम भी आपके बच्चों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। तो यदि आप, तो बच्चा हमारे पास 4 घंटे रहता है, आपके पास 18 घंटे रहता है, 20 घंटे रहता है, तो आप घर में उसको जो वातावरण देते हो, यदि वो वातावरण ज़िंदगी के लिए अनुकूल नहीं है तो फिर हम आपके बच्चे के साथ मेहनत नहीं करेंगे। तो हम उन्हीं बच्चों को लेते हैं जिनके परिवार ज़िंदगी को समझने के प्रोसेस में लगे हुए हैं, या किन्हीं नए परिवारों को लेते हैं तो उनके साथ ये शर्त होती है कि 2 साल के अंदर यदि आप समझने के प्रोसेस में शामिल होते हैं तो इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो 2 साल बाद हम आपके बच्चे को नमस्ते बोल सकते हैं। कैसा, ठीक करते हैं कि नहीं करते? तो एक दिन उनकी पेरेंट्स मीट हो रही थी, तो मेरे को बोले कि संयोग से मैं रायपुर में था, तो उन्होंने कहा कि आप भी आ जाना और आप भी कुछ बात करोगे तो अच्छा रहेगा। तो सारे नए पेरेंट्स थे, कुछ नए थे कुछ पुराने थे, तो मैं बातचीत कर रहा था। तो बातचीत करते करते उन्होंने अपने बच्चों के बारे में कहना शुरू किया कि देखो हमारे बच्चे में क्या क्या होना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। तो जब उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें गिनाना शुरू किया तो मैंने बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया। फिर बोर्ड पे 2 कॉलम बन गए, एक कॉलम बना कि हमारे बच्चों में क्या क्या ना हो, एक दूसरा कॉलम बना कि हमारे बच्चों में क्या क्या हो। ये एक्सरसाइज करीब आधा पौना घंटे चल गई। जब वो एक्सरसाइज पूरी हो गई तो बोर्ड भर गया।
क्या क्या ना हो ये एक साइड में था, क्या क्या हो ये दूसरी साइड में था। जब उसको पढ़ के देखा तो उसमें वो लिखा था जो हो सकता है जितने महापुरुष इस धरती पे हुए हों उनमें भी हो कि नहीं हो। सारे माँ बाप ने ऐसा लिखवा दिया। तो अब ये क्वेश्चन खड़ा हुआ कि कैसे होगा। मेरे से ही बोले अब कैसे होगा ये। ये बहुत आसान है, जो आपने बोर्ड में लिखवाया है ऐसा वातावरण अपने घर में बना लो, हो जाएगा। तो बच्चे पैदा करके आउटसोर्स करोगे या उसकी जिम्मेदारी खुद लोगे? क्या लगता है? यहां बैठे जितने पेयर हैं ये बच्चे पैदा करके उनकी जिम्मेदारी खुद लेंगे या अपने बच्चों की जिम्मेदारी दूसरों को आउटसोर्स कर देंगे? हमने पैदा कर दिया, अब तुम देख लेना। और सरकारें अभी तैयार हैं, बस तुम पैदा कर दो, बाकी हम कर देंगे। क्या क्लैरिटी बनी? इस पूरी चर्चा से आप तक क्या पहुंचा? इस पूरी चर्चा से आप तक क्या पहुंचा? एक बार लिख डालिए, अभी मेमोरी ताज़ा है। 2 मिनट में लिख डालिए इस चर्चा से आप तक क्या पहुंचा। चेक। मेरे को एक्चुअली सीरीज ऑफ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपने चलना सीखा तो आपने किसको देख के चलना सीखा? आपके माता पिता को, राइट? सो पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो आप बता रहे हो और पढ़ा रहे हो अभी, तो ये वाज इट डिस्कवर्ड राइट नाउ कि बहुत पहले से था हमारे स्क्रिप्चर्स में या फिर वो? सो पहला क्वेश्चन ये है। एंड अगर ये पहले से था तो आपने अभी जैसे बोला कि हम सीखते हैं तो हम सही से सीखते हैं, तो जैसे चलने की बात की मैंने अभी, तो वैसे ही ये सही चीज़ है विच इज़ वेरी एसेंशियल इन एवरीवन्स लाइफ। सो वेयर डिड इट गेट लॉस्ट? कहाँ खो गया ये सही चीज़? और अगर ये अभी डिस्कवर हुआ है तो लेट्स अज्यूम कि बहुत पहले जब फायर वॉज डिस्कवर्ड तब इंसान खुश हुआ, फिर फायर के बाद क्या, पहिया डिस्कवर हुआ, इंसान खुश हुआ। ऐसे करते करते नाउ इफ दिस इज डिस्कवर्ड नाउ, तो इवेंचुअली 20 years, 30 years, let's say 100 years later, everyone would know this. So after this, what next? This will also reach a saturation. So फिर क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, जब ये सोचने की मशीन काम करती है तो कितना सिस्टमेटिक हम सोच सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने बोले। अभी आंसर तो नहीं करूँगा लेकिन अच्छी बात है, करेंगे ये बात। और कुछ? हाँ जी। अभी हेलो, अभी आज सुबह से जो हम बात कर रहे हैं कि जीना, स्वयं के प्रति विश्वास, और आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, वो स्ट्रक्चर में लिखा था एजुकेशन। एजुकेशन के नीचे था कि शिक्षक, माता पिता और गुरु। एक्चुअली मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ, मैं कई बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो जैसे हमारे टिपिकल एजुकेशन सिस्टम है, मैं उसके बिल्कुल अपोजिट हूँ। कि एक एग्जांपल देता हूँ कि माता पिता जब बच्चा पैदा होता है तब 16-17 साल या 18 साल तक माता पिता उनको ऐसा आश्वासन देते हैं कि बेटा 10वीं पास कर लो ये हो जाएगा, 12वीं पास कर लो ये हो जाएगा, इंजीनियरिंग कर लो ये हो जाएगा, शादी कर लो ये हो जाएगा। यहाँ तक पहुँच जाती है बार। और एक टाइम ऐसा आता है जब बच्चा निकल के बोलता है कि आपने बोला था इसलिए मैंने किया, अब ये मैं भुगत रहा हूँ। तो शायद मेरे साथ भी कई सीरीज़ में ऐसा हुआ था। तो मैंने एक चीज़ अपने दिमाग में ठानी थी कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो शायद अभी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है जो एस्टेब्लिश होगी, जिसके अंदर एजुकेशन का व्यू बदलेगा, कि जहाँ पर प्रैक्टिकल एजुकेशन एस्टेब्लिश होगा, बच्चे ज़िंदगी का पर्पस, शायद जिंदा रहने का पर्पस, मैं अपने बात को सुधारता हूँ कि जिंदा रहने का पर्पस वो शायद बहुत कम उम्र से सीखने का शुरुआत करेंगे, जहाँ पर हम बहुत लेट सीखते थे कि जिंदा रहने का पर्पस पैसा, गाड़ी, ये सारी चीज़ें हम बहुत बाद में सीखते थे। शायद अभी ये चीज़ बहुत जल्दी सीखेंगे। कल और आज के सेशन में मैं ये कंफ्यूज हो गया हूँ कि हमें सिखाना क्या चाहिए, क्योंकि हम जो सिखा रहे हैं वो ये है कि जिंदा रहने के लिए, क्योंकि मुझे भी अभी पता चला कि जिंदा रहना और जीने में क्या डिफरेंस है। हम जिंदा रह रहे हैं पर जी नहीं रहे हैं। तो हम बच्चे को पहले से ही ये सिखाते हैं कि आपको जिंदा रहना है, जीना नहीं है। तो शायद आपने जो बोला कि विद्यालय घर और घर विद्यालय, क्योंकि हम मकान खरीद सकते हैं, घर नहीं खरीद सकते। तो ये चीज़ कब से मेरे दिमाग में चल रही है कि
मैं शायद जो कर रहा हूँ वो शायद जिंदा रहना सिखा रहा हूँ। तो हम क्या करके ये एजुकेशन और वो एजुकेशन को मर्ज करें कि बच्चे जीना भी सीखें और जिंदा रहना भी सीखें। क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना नहीं सिखाते, पर 21 साल पे ये कहते हैं कि तेरे को पैसे कमाने हैं। हम उनको ये नहीं सिखाते कि कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं, पर हम 24 साल पे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सबके सामने खड़ा होकर अपना विचार दर्शाना है। तो ये सारी चीज़ें लैगिंग थी। हम उसको ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी या कई तरीके से मतलब सिखाएंगे, बट शायद ये जो लैगिंग है वो एक बड़ा प्रश्न है कि हम उसको उधर से कैसे मर्ज करेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कोई शेयरिंग? माइक। मुझे भी वही सेम क्वेश्चन था, क्योंकि मैं भी उसी टाइप के प्रोफेशन में हूँ। एक्चुअली आई एम अ करियर काउंसलर, और पिछले 7 साल से मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, करियर कोर्सेज, कॉलेजेस, एंड बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन IT इंजीनियर। In 2013 I completed my engineering. Since then I'm working in this field. So this is my passion. और जब मैंने ये स्टार्ट किया तब मैंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली ज़्यादातर मैंने ये काम स्टार्ट किया, उसका वजह क्या है कि मैंने देखा ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियर बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद या कुछ भी कमाने के बाद दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज दे आर नॉट सेल्फ सेटिस्फाइड। उनको जो चाहिए था वो उनको मिला नहीं, लेकिन कई बार लोगों को वो भी पता नहीं होता कि उनको क्या चाहिए होता है। मैंने जो देखा दैट आई कैन नॉट टेल एवरीवन कि आप अपना सारा पढ़ाई छोड़ दो और यू डोंट बी अ बैचलर और सो आई फाउंड अ मिडल वे कि आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में आगे बढ़ो। उसमें बैचलर डिग्री हो रहा है, किसी को डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन आज सोसाइटी में डिज़ाइनिंग है, फैशन है, म्यूज़िक है, उसको इतना एक्सेप्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कई बार उसमें ज़्यादा स्ट्रगल होता है या उतना उसमें इनकम नहीं होता है। Especially why people are focusing on becoming an engineer or doctor, because it's very easy to earn in that and you get white collar job and you are respected in the society. Okay, so what I tell to the people, जो मैं वही जानना चाहता हूँ कि ये जो जीने का मतलब है मैं वो सिखा रहा हूँ या मैं उनको जिंदा रहने के लिए सिखा रहा हूँ। So मेरा पहला प्रायोरिटी क्या है? बच्चों को अपना पैशन फॉलो करो। जिस फील्ड में अभी तक उसका जिंदा रहने के बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। भेड़ चाल है, कभी इंजीनियरिंग की ओर चल दी है, कभी IT की ओर चल दी है ना। जो समाज में ज़्यादा पैसे देने का आश्वासन देता है, इजी मनी जहाँ से हो सकता है उधर हम चले गए। मेरे को अपने ज़िंदा रहने के लिए भी कोई स्किल मेरी अपनी है, कोई रुझान मेरा अपना है, वो भी मेरे को पता नहीं है। आपने इतना ही पुश किया कि जिंदा रहने के वाले एरिया में खुश रह ले, कम से कम जीना अभी अलग है। हाँ, यानी अभी आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसे एक म्यूजिशियन है यहाँ पे, उनको अगर म्यूजिक फील्ड में इंटरेस्ट है तो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे उसी फील्ड में काम करें। म्यूजिक अच्छा बजा के बीवी से झगड़ा उतना ही हो सकता है। हाँ तो म्यूजिक बजाने का ये पर्पस नहीं चला कि मेरे जीने का पर्पस क्या है। ओके, तो अच्छा लगता है, कुछ समय के बाद वो अच्छा लगना भी बदल जाता है, बदल सकता है। आज जिसको म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है कल बदल सकता है। तो जितनी भी ये कलाएं हैं, जितनी भी ये स्किल्स हैं, वो भी ज़िंदगी भर साथ दे ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिनके ज़िंदगी भर साथ दे रहे हैं उनका नेम एंड फेम जुड़ने की वजह से साथ दे रही है। ओके, सो जो मेरा जो पहला प्रायोरिटी होता है वो है हैप्पीनेस। हाँ। wherever you are happy you get into that profession, और उसमें से अगर आप 20,000 के बजाय 15,000 कमाते हो बट यू आर हैप्पी। हाँ, वो काम पूरा करता नहीं है। जब मैं कमाना शुरू करता हूँ और मेरे साथ के लोगों को देखता हूँ कि वो ज़्यादा कमा रहे हैं, है ना, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। खाने का समय हो गया है मेरे को लग रहा है, लेकिन मेरे पास कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ बहुत अच्छी शेयरिंग्स हैं जो रियल टाइम लोगों ने शेयर किया, और उससे काफ़ी ज़्यादा सोचने समझने की जगह बनती है। तो संभवतः भोजन के बाद फिर मिलेंगे। ठीक है। हाँ जी, आज हम मिलेंगे, क्या बजा अभी? 12:45 बजा है। 1 2 कितने बजे मिलना है? 3 कितने बजे? कितने लोग चाहते हैं 2 बजे? कितने लोग चाहते हैं 3 बजे? अच्छा, कितने लोग 2:30? 2:30 पे मैक्सिमम है। चलो 2:30 शार्प 2:30 फिर मिलते हैं। थैंक यू। सभा के लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत शानदार।